गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अपनी फैमिली को। और बताओ क्या हाल चाल है। चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। और ये फटाफट से सभी मिलके एक बार भगवान जी से प्रार्थना करेंगे और फिर आज हम अमेंडमेंट क्लास नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बच्चा कह रहा है सर प्रार्थना हमें कौन सी करनी है, मेरे साथ प्रार्थना गाना, फिर अमेंडमेंट क्लास नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, 1 2 3 स्टार्ट। है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। चलो जी, आओ जी फटाफट से पूरी फैमिली को, सभी दोस्तों को बुला लो जी। अमेंडमेंट क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में अमेंडमेंट क्लास नंबर 7 हमने कंप्लीट कर ली थी जी। कैपिटल गेन की पूरी अमेंडमेंट्स हमने कंप्लीट की, और आज के क्लास में अदर सोर्स की अमेंडमेंट हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है जी। अच्छा, इधर सुनना ध्यान से। अब बहुत सारे बच्चों के ना मेरे पास मैसेज आए थे लास्ट क्लास के बाद कि सर हमने अदर सोर्स का ना पीडीएफ देखा, उसमें कोई अमेंडमेंट तो हमें दिख नहीं रही, बिल्कुल छोटी सी अमेंडमेंट दिख रही है। तो क्या अदर सोर्स में अमेंडमेंट है भी या नहीं भी? अब जब वो आज की पूरी क्लास देखेंगे ना, फिर लास्ट में बोल के जाएंगे सर अब पता लगा अमेंडमेंट थी या नहीं थी। इधर सुनो ध्यान से, देखने में सर कुछ नहीं लगेगा, बट उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो एक तरह से चैप्टर हम अदर सोर्स कर रहे हैं, बट मैं लिंक करूंगा टीडीएस से भी, लिंक करूंगा डिडक्शन से भी, तो आपस में इंटरलिंकिंग जहां जहां होगी, इट मीन अगर एग्जाम में मिक्स होके क्वेश्चन बनेगा तो हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। पर हम धीरे धीरे करेंगे, एक एक पॉइंट पहले डिटेल में समझाऊंगा, फिर मैं क्रक्स उसका लिखवाऊंगा, फिर डायग्राम बनाऊंगा, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। मतलब कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर अमेंडमेंट्स मुश्किल है, ठीक है। अमेंडमेंट बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे जी। और जी स्टार्ट करते हैं। फटाफट सब बच्चों को बुला लो जी। जितने बच्चे अभी तक नहीं आए थे, उनको लग रहा था टाइम वेस्ट हो रहा है, फटाफट उन सब बच्चों को बुला लो भाई, अमेंडमेंट क्लास अब स्टार्ट हो चुकी है। लो जी, इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं अदर सोर्स की बात करता हूँ ना सर, अब अदर सोर्स की अमेंडमेंट करने से पहले एक बार मुझे फटाफट से ना रिवीजन करा दो, ताकि मैं अमेंडमेंट्स आपको समझा पाऊँ, क्योंकि बिना रिवीजन के अमेंडमेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। पूरी क्लास से मेरा क्वेश्चन है, याद करो जब आपने अदर सोर्स का टॉपिक किया होगा ना, तो मैंने क्लास में कहा था कि अदर सोर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई इनकम जो किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो सारी की सारी इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। याद करो सेक्शन नंबर 56 आपका चार्जिंग सेक्शन था, उसमें लिखा था कि जो इनकम किसी भी चार हेड में टैक्सेबल नहीं होती, वो सारी की सारी इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। फॉर एग्जांपल डिविडेंड की इनकम। अब जो अदर सोर्स में मेजर अमेंडमेंट्स आई है ना, ऑलमोस्ट ये लगा लो 90% जो अमेंडमेंट है वो सारी की सारी डिविडेंड के अंदर है। इट मीन अदर सोर्स में दो ही अमेंडमेंट आई हैं, एक तो डिविडेंड के लॉ के अंदर अमेंडमेंट आई है और एक गिफ्ट के लॉ के अंदर आई है, ठीक है जी। अब गिफ्ट के लॉ के अंदर अमेंडमेंट के वो सारे बच्चे जानते हैं कि जो क्लास में आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में 105% की लिमिट पड़ी होगी, अब वो 110% हो चुकी है, ठीक है। बट उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो सारे आज हम करेंगे। मैंने कल भी कहा था कैपिटल गेन में कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होंगे हम अदर सोर्स में डिस्कस करेंगे, तो आज वो टाइम आ चुका है। तो 10% तो अमेंडमेंट है गिफ्ट के लो में, बट जो 90% अमेंडमेंट्स आई है ना, वो डिविडेंड के लो के अंदर आई हैं। अब डिविडेंड के लो के अंदर अमेंडमेंट क्या है, पहले वो सुनो ध्यान से। सर एक बात मैंने सोच के बताना, याद करो जब आपने दिसंबर के अंदर टैक्स पढ़ा होगा ना, तो उस टाइम मैंने कहा था कि डिविडेंड की इनकम जो होती है हमेशा ही अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। और अगर आपको मैं थोड़ा बहुत याद करवा दूं, उस टाइम मैंने कहा था कि डिविडेंड की इनकम शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होती है, कंपनी सीडीटी पे करती है, अगर आपको ध्यान आता हो। एक सेक्शन हमने 1034 किया था, जहां मैंने कहा था कि डिविडेंड की इनकम एग्जम्प्ट होती है क्योंकि कंपनी सीडीटी काट लेती है, तो कंपनी जब टैक्स पे करेगी तो हमारे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। फिर एक सेक्शन हमने किया, सेक्शन 115 बीबीडीए, याद करो, जहां पर मैंने कहा था कि अगर 10 लाख तक का डिविडेंड है फिर तो मेरे हाथ में एग्जम्प्ट होगा, अगर 10 लाख से ऊपर का डिविडेंड होगा तो मेरे हाथ में भी टैक्सेबल होगा एट द रेट 10%, और कंपनी सीडीटी काटेगी। वो सारी बातें हमने की थी। तो फाइनेंस एक्ट 2020 ने वो सारे के सारे सेक्शन ही रिमूव कर दिए। पहली बात तो ये, मतलब अब फाइनेंस एक्ट 2020 ये बात कहता है कि सीडीटी कॉन्सेप्ट जो है ना, वो इंडियन कंपनी वाले केस में रिमूव हो चुका है। इट मींस अगर आज के बाद अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कोई भी कंपनी का मतलब डोमेस्टिक कंपनी, और आप सब जानते हो सीडीटी कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक कंपनी पर ही था, फॉरेन कंपनी पर नहीं था। अगर आप नोट्स ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा। तो उस डायग्राम में काफी सारे चेंजेस होंगे जी, उस डायग्राम में काफी चेंजेस होंगे। क्लास के एंड में एक बहुत बढ़िया डायग्राम बनवा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। बट इतना समझ लो सीडीटी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, और जब सीडीटी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है तो इट मीन अब डिविडेंड जो होगा ना, वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। पहली बात तो ये। अच्छा, अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आ रहा है, कितने बच्चों को ध्यान नहीं आ रहा। जब क्लास में हमने डिविडेंड का लॉ किया था ना, तो आपको मैंने कहा भी था कि ये डिविडेंड का लॉ जो है पी चिदम्बरम जी 1998 में इंडिया में लेकर आए थे। याद करो, मैंने क्लास में कहा था 98 से पहले डिविडेंड जो था ना वो शेयर होल्डर के हाथ में ही टैक्सेबल होता था। फिर 98 में चिदम्बरम साहब ने क्या कहा जी, अब मैं गेम के रूल चेंज कर रहा हूं, 98 से लेके 2020 तक उन्होंने बोला जी कंपनी के हाथ में टैक्स लगेगा, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा। वो सारी बातें हमने अभी तक पढ़ी हैं। और 2020 के फाइनेंस एक्ट में श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि जो कॉन्सेप्ट आप 98 से पहले पढ़ते थे ना, वही सेम कॉन्सेप्ट अब आज एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सुना ध्यान से, अब लोगों को क्या लगा? लोगों को ये लगा कि भैया सीडीटी वाला सेक्शन रिमूव हो गया, ठीक है, डिविडेंड जो मेरे हाथ में एग्जम्प्ट था वो टैक्सेबल हो गया क्योंकि वो सारे सेक्शन रिमूव हो गए। और जो 10 लाख वाला सेक्शन था वो भी खत्म हो गया क्योंकि अब तो सारा डिविडेंड मेरे हाथ में टैक्सेबल है, कंपनी सीडीटी नहीं काटेगी। तो लोगों को लगा कि अदर सोर्स में सेक्शन रिमूव हुए हैं। सर, रिमूव होने के साथ साथ जो 98 से पहले सेक्शन थे वो दोबारा सब इंसर्ट भी हो चुके हैं। मैंने तभी कहा था कि आपको देखने में लगेगा अमेंडमेंट नहीं है, बट अमेंडमेंट सर खतरनाक है, ये बात ध्यान सुनना। क्योंकि जब 98 से पहले 1998 से पहले डिविडेंड जो था ना वो शेयर होल्डर के हाथ में ही टैक्सेबल होता था। बट 98 में चिदम्बरम साहब देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। याद करो, मैंने क्लास में पूरी स्टोरी सुनाई थी उन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो उस टाइम मैंने कहा था, चिदम्बरम साहब ने बोला भाई अब डिविडेंड जो है ना हम क्या करेंगे, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल करेंगे, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट कर देंगे। और 2020 तक यही कॉन्सेप्ट था जब तक ये फाइनेंस एक्ट आया नहीं था। फिर 2020 के बजट में श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी जो कॉन्सेप्ट 98 से पहले का था वही कॉन्सेप्ट हम दोबारा एप्लीकेबल कर रहे हैं। मतलब अब डिविडेंड जो होगा वो कंपनी के हाथ से हटाकर दोबारा से शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल कर रहे हैं। अब एक बच्चा कहता है सर जैसे कंपनी के हाथ में तो सीडीटी का रेट फिक्स था, हमें ध्यान आ रहा है कि पहले सीडीटी था प्लस में सरचार्ज था प्लस में सेस था, तो अप्रोक्सीमेट वो 20.555% रेट था। ठीक है, तो क्या अब उस केस में जब इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल करेंगे या मतलब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल करेंगे तो क्या फिक्स रेट से करेंगे? गवर्नमेंट कहती नहीं, जो नॉर्मल स्लैब रेट होंगे उससे ही करेंगे। तो पहली बात तो मेरी पूरी फैमिली का वजह, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं ये समझ ले कि फाइनेंस एक्ट 2020 के बाद मतलब अब जो लेटेस्ट में किसी को भी डिविडेंड मिलेगा तो उसके हाथ में सेम रेट से टैक्सेबल होगा जो उसके नॉर्मल रेट होते हैं। सर क्या 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। वही स्लैब रेट होंगे सर, वही स्लैब रेट होंगे जो आप नॉर्मल इनकम के अंदर फॉलो करते हो। पहली बात तो ये। इट मीन्स अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, अगर आज डिविडेंड मुझे इंडियन कंपनी से मिलता है तो वो डिविडेंड मेरी नॉर्मल इनकम का ही पार्ट बनेगा, वो स्पेशल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मेरे सामने बच्चे इतने क्यूट क्यूट से बच्चे बैठे हैं, याद करो अपने नोट्स में ना जब मैंने स्पेशल इनकम की कैटेगरी लिखवाई होंगी क्लास में, उसमें डिविडेंड इनकम भी लिखवाई होगी, अब वहां से वो काट देना। क्योंकि अब डिविडेंड जो है वो स्पेशल इनकम नहीं रही, अब डिविडेंड नॉर्मल इनकम ही बन चुकी है। अब डिविडेंड हमारी नॉर्मल इनकम का ही पार्ट बनेगी और नॉर्मल स्लैब रेट से ही टैक्सेबल होगी, अब कोई स्पेशल रेट टैक्सेबल नहीं होंगे। ये बात ध्यान सुनना, ठीक है नी? तो मेन मैंने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं कराया, मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं कराया, बट मैंने करक समझा दिया कि पूरे चैप्टर में अमेंडमेंट मेनली क्या निकल के आ रही है, कि मेनली अमेंडमेंट ये निकल के आ रही है कि अब डिविडेंड जो है कंपनी के हाथ से हटाकर दोबारा शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल कर दिया। और जब दोबारा शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल किया तो कुछ सेक्शन रिमूव हो चुके हैं जो दिसंबर तक थे, बट कुछ सेक्शन नए इंसर्ट हो चुके हैं जो 98 से पहले थे, वो सेम लो आ चुका है। अच्छा अब सुना ध्यान से, अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का बनेगा। सर एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, मुझे याद आ रहा है क्लास में ना एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था। अब मे बी वो अगर अमेंडमेंट क्लास बच्चा देख रहा होगा तो जान जाएगा, नहीं तो शायद आपके मन में भी डाउट होगा। बच्चे ने मुझसे उस टाइम डाउट ही पूछा था क्लास के अंदर, जब दिसंबर के अंदर हमारे बैचेस चल रहे थे। तो बच्चे का डाउट ये था कि सर, मैंने कहा हाँ। कहता सर आपने बोला भाई डिविडेंड की इनकम जो है ना वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। मैं कह रही बिल्कुल सही बात है। एक बच्चा कहता सर मेरे फादर साहब जो है ना वो शेयर्स में डीलिंग करते हैं। एक बच्चा कहता सर मेरे फादर साहब जो हैं वो शेयर्स में डीलिंग करते हैं, और अगर मेरे फादर साहब शेयर्स में डीलिंग करते हैं तो मेरे फादर के लिए शेयर्स क्या बन गए? मैं कहा स्टॉक इन ट्रेड बन गया। तो बच्चा कहता सर मेरे फादर को अगर उस शेयर पे डिविडेंड मिलेगा तो क्या वो पीजीपी की इनकम होगी अदर सोर्स की? मैंने कहा था अदर सोर्स की। सर ये बात बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलत करके आते हैं आज भी, और मैं दोबारा से क्लियर कर दूं, एक लाइन अपनी नोटबुक में लिख लेना कि डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्स।
मतलब डिविडेंड की इनकम जो है वो हमेशा ही अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है, चाहे डिविडेंड आपको स्टॉक इन ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हो, चाहे कैपिटल सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हो। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मैंने शेयर होल्ड किए एज ए इन्वेस्टमेंट, फिर मुझे डिविडेंड आ रहा है, तो भी अदर सोर्स की इनकम है। अगर मैंने शेयर होल्ड किए एज स्टॉक इन ट्रेड, फिर मुझे डिविडेंड आ रहा है, तो भी वो अदर सोर्स की इनकम है। बस एक बात ध्यान देना। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। अब मैं पहली अमेंडमेंट करवाने जा रहा हूं जी। अमेंडमेंट नंबर 1 करवाने जा रहा हूं, जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। उनको क्यों नहीं पता? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सेक्शन रिमूव हुए हैं। अब सेक्शन रिमूव के साथ मैंने क्या बोला, कुछ सेक्शन नए जन्म ले चुके हैं, और कुछ जो लो 98 से पहले का था, सेम लो एप्लीकेबल हो चुका है। क्योंकि 98 से पहले भी डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में ही टैक्सेबल होता था, फिर दोबारा से वही लो आ चुका है कि अब डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। अब सुना ध्यान से, अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा। सर एक बात मुझे बोलना जी, एक बात मुझे बोलना। अब जब मैंने बोला कि डिविडेंड की इनकम जो है वो हमेशा ही अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है, चलो बात खत्म हो गई। इट मींस अगर आपने शेयर होल्ड की है स्टॉक इन ट्रेड की तरह, तो भी वो कहां टैक्सेबल होगी? अदर सोर्स में। अगर शेयर होल्ड की है कैपिटल एसेट की तरह, मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड की है, तो भी वो कहां टैक्सेबल होगी? अदर सोर्स में। ये बात आप सब जानते हो। अब सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। एक पर्सन है, क्या नाम है आपका? मुकुल। मान लो बच्चा सामने मुकुल बैठा है। मुकुल का एक क्वेश्चन है। मुकुल कहता है सर, मैंने कहा हाँ। कहता सर मेरे फादर साहब जो है ना, मेरे फादर साहब जो हैं वो शेयर्स में डीलिंग करते हैं। मैं कहा ठीक है। कहता बट मेरे फादर का एक दूसरा बिजनेस भी है, मान लो बिजनेस 2 है, ये बिजनेस 1 तो है, साथ में बिजनेस 2 भी है। मैं कहा ठीक है जी। कहता सर अगर मेरे फादर शेयर्स में डीलिंग करते हैं, तो उनको उस कंपनी से अगर डिविडेंड मिलेगा तो किस हेड में टैक्सेबल होगा? मैं कह रही अदर सोर्स में, अभी अभी हमने किया। कहता सर मेरे फादर को बिजनेस 2 से ना लॉस आ रहे हैं, मेरे फादर को बिजनेस 2 से लॉस आ रहे हैं। मैं कहा ठीक है। कहता मेरा क्वेश्चन अब ये है कि क्या इस लॉस को मेरे फादर जो हैं, सोच समझ के बोलना, क्या इस लॉस को मेरे फादर जो हैं इस डिविडेंड की इनकम से खत्म कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अब उस बच्चे का क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं इस बार के एग्जाम में जब सेट ऑफ में से क्वेश्चन बनेगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में से क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछेगा। क्यों? क्योंकि अब डिविडेंड का लॉ चेंज हो चुका है। सर अगर आपके एग्जाम दिसंबर में होते ना, अगर एग्जाम दिसंबर में होते ये क्वेश्चन बनता ही ना। अगर एग्जाम दिसंबर में होते ये क्वेश्चन बनता ही ना। रीजन बिंग, क्योंकि दिसंबर तक डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम था। और अगर डिविडेंड मेरे हाथ में एग्जम्प्ट है, तो सोच के समझना, जो लॉस है एग्जम्प्टेड इनकम से तो खत्म वैसे ही नहीं हो सकते भाई। जो लॉस भी हैं, अगर डिविडेंड मेरे हाथ में एग्जम्प्ट है, तो एग्जम्प्टेड इनकम से तो लॉस वैसे ही खत्म नहीं होते ना। बट अब क्वेश्चन ये दोबारा से क्रिएट होगा कि अगर किसी पर्सन के बिजनेस के लॉस हैं, अगर किसी पर्सन के बिजनेस के लॉस हैं और उस पर्सन का दूसरा बिजनेस शेयर्स में डीलिंग कर रहा है, और वहां से उसको डिविडेंड आ रहा है, तो क्या इस डिविडेंड की इनकम से क्या वो लॉस खत्म कर सकता है या नहीं कर सकता? यस या नो? 99% बच्चा कह रहा है सर नहीं कर सकता। 99% बच्चा कह रहा है सर नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक बात में सोच के बताना, क्या बिजनेस के लॉस जो हैं, सोच समझ के बोलना सर, क्या बिजनेस के लॉस जो हैं, मैं दोबारा से बोलूंगा जब गलती कर चुके हो, क्या बिजनेस के लॉस जो हैं क्या वो दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं होते? सर ये बातें आपने सेट ऑफ के चैप्टर में की होंगी, याद करो। बिजनेस के लॉस जो हैं, बिजनेस के लॉस जो हैं, जो नॉर्मल बिजनेस के लॉस हैं, किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म हो सकते हैं, सैलरी की इनकम को छोड़ के। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये डिविडेंड की इनकम जो है ये अदर सोर्स की इनकम है, और ये लॉस किसके हैं? बिजनेस के हैं। तो क्या इस लॉस को डिविडेंड की इनकम से मैं अब खत्म कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? आंसर इज यस, कर पाऊंगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। और अभी गेम खत्म नहीं हुई जी, अभी गेम खत्म नहीं हुई, अभी गेम खत्म नहीं हुई। अब देखना आप कितनी बड़ी गलती करोगे, और मुझे पता है आप गलती करोगे, वो गलती मुझे ही सुधारनी है, क्योंकि आपने दिसंबर तक का लॉ पढ़ा है, और अब अमेंडमेंट अब आई है, अमेंडमेंट मुझे ही समझानी है। ठीक है, बट ये वाली कोई अमेंडमेंट नहीं है जी, ये अमेंडमेंट नहीं है। ये तो सबको पता है कि बिजनेस के लॉस को सेम ईयर में किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हैं, सैलरी की इनकम को छोड़ के। तो ये इनकम डिविडेंड की अदर सोर्स की है, ये लॉस बिजनेस के हैं, सेम ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब मैं कहना क्या चाहता हूं, अब मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं, मान लो डिविडेंड की इनकम थी 2 लाख, डिविडेंड की इनकम थी 2 लाख, और सेम ईयर के बिजनेस के लॉस थे 3 लाख। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये बच्चा नालायक सोने की तैयारी कर रहे हैं, सीधे होके बैठो। सर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आपके दोस्त कहेंगे अदर सोर्स में अमेंडमेंट नहीं है, जब उनको ये कॉन्सेप्ट आप दिखा दोगे ना, वो उनकी भी आंखें खुल जाएंगी, भैया बात तो सही है तेरी।
क्योंकि सेक्शन रिमूव हो चुके हैं, ये सबको दिख रहे हैं, जो नई चीजें आई हैं वो किसी को नहीं दिख रही। सर सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला भाई अब डिविडेंड पर सीडीडी नहीं कटेगा, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी तो देखना है। और अगर वो नहीं देखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, आप बोलोगे पेपर बाहर से आ गया। तो मैं वही आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने डिविडेंड की इनकम से, सेट ऑफ के क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में आना पड़ेगा। अब ध्यान सुनना जी, अब डिविडेंड मेरे हाथ में टैक्सेबल है, अब डिविडेंड मेरे हाथ में टैक्सेबल है क्योंकि लॉ चेंज हो चुका है। तो 2 लाख रुपए का डिविडेंड है, 3 लाख रुपए के बिजनेस के लॉस हैं, तो बिजनेस के लॉस को किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो, सैलरी की इनकम को छोड़ के। तो ये 3 लाख के लॉस इस 2 लाख की इनकम से खत्म होंगे, ये इनकम मेरी खत्म हो गई। अच्छा, अभी मेरे लॉस खत्म हो गए या लॉस बचे हैं? लॉस बचे हैं, 1 लाख रुपए के मेरे लॉस बचे हैं बिजनेस के। और पूरी क्लास जानती है इस लॉस को हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। और याद करो, अगर ये नॉर्मल बिजनेस के लॉस हैं तो 8 साल तक इसको हम करते हैं कैरी फॉरवर्ड। ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सारी बातें अपने सेट ऑफ के चैप्टर में पढ़ी होंगी। 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब मान लो अगले साल की बात करते हैं, बहुत ध्यान सुना जी, अगले साल की बात करते हैं। क्या कोई मेरी फैमिली में सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट है जो मुझे ये बता दे कि अगले साल मतलब कैरी फॉरवर्ड करने के बाद ये लॉस किस इनकम से खत्म होंगे? सर सोच के बोला ना, बिजनेस के लॉस सेम ईयर में किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म होते हैं, सैलरी को छोड़ के। और जब वो खत्म नहीं होते, जब वो अगले साल जाते हैं, तो याद करो मैंने क्लास में कराया था, अगले साल वो बिजनेस की इनकम से ही खत्म होंगे और किसी इनकम से खत्म नहीं होंगे। अगले साल वो बिजनेस की इनकम से ही खत्म होंगे और किसी इनकम से खत्म नहीं होंगे। अब मेरा क्वेश्चन सुनना चाहिए, अगले साल मान लो दोबारा से 3 लाख रुपए का, मान लो सॉरी 2 लाख रुपए का मुझे डिविडेंड आया जी। अगले साल मुझे 2 लाख रुपए का फिर डिविडेंड आया, और मेरे उस साल के बिजनेस के लॉस नहीं है, उस साल के बिजनेस के लॉस नहीं है, बट ब्रोड फॉरवर्ड बिजनेस के लॉस है, पिछले साल वाले 1 लाख के लॉस बचे हैं। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, मैंने क्या बोला कि डिविडेंड की इनकम 2 लाख है। मेरे फादर क्या करते हैं, शेयर्स में डीलिंग करते हैं, 2 लाख का डिविडेंड आया। कोई बिजनेस के लॉस सेम ईयर के नहीं है, सेम ईयर के नहीं है, बट पिछले साल का जो 1 लाख का लॉस बचा था वो अगले साल आ गया 1 लाख। अपने बोल देना, ये आपका आंसर अब आना चाहिए। क्या ये 1 लाख के लॉस, क्या ये 1 लाख के लॉस इस 2 लाख की इनकम से खत्म होंगे या नहीं होंगे? यस या नो में आंसर दो। मैं ये नहीं कह रहा अमेंडमेंट क्या है, उसको छोड़ दो। यस या नो में आंसर दो, क्या ये 1 लाख के लॉस, क्या ये 1 लाख के लॉस इस 2 लाख की डिविडेंड की इनकम से खत्म होंगे नहीं होंगे? आंसर इज यस या नो? आंसर इज नो। ये कई बच्चे नालायक अभी भी यस दे रहे हैं जी। सर आंसर इज नो। जितना अभी तक आपके दिमाग में लो है उसके बेस पे आंसर दो मुझे। अगर किसी ने एक्स्ट्रा अमेंडमेंट पहले पढ़ ली है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट आंसर इज नो। रीजन क्या है? क्योंकि ये इनकम मेरी डिविडेंड की अदर सोर्स की है और ये लॉस मेरे बिजनेस के हैं। तो कैरी फॉरवर्ड होने के बाद बिजनेस के लॉस दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं होते, सिर्फ बिजनेस की इनकम से खत्म होते हैं। अब सुनना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, अब ध्यान सुनना। जब बजट 2020 में, बहुत ध्यान सुनना जी, एग्जाम का क्वेश्चन सुन लो, एग्जाम का क्वेश्चन सुन लो। जब बजट 2020 में श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि अब के बाद, मतलब इस दिन के बाद, इस दिन का मतलब 1 अप्रैल 2021 से, कि डिविडेंड जो है अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, कंपनी के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा। किस रेट से होगा? नॉर्मल स्लैब रेट से होगा, जो उसके नॉर्मल रेट होंगे उस रेट से होगा। अब हुआ क्या कि जो सीडीटी वाले सेक्शन थे वो तो रिमूव हो गए, और जो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट करते थे वो भी रिमूव हो गए। बट मैंने क्या बोला, एक जमाना था 98 से पहले, एक जमाना था 98 से पहले, उस टाइम भी डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता था। उस टाइम एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी। अब वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दोबारा से एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट दोबारा से एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो गई। रीजन बिंग, वो बीच में क्यों नहीं लग रही थी, कोई मुझे बताएगा? 98 से 2020 तक वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्यों नहीं लग पा रही थी? वो इसलिए नहीं लग पा रही थी क्योंकि डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता ही नहीं था, और वो जजमेंट लगती ही तब थी जब डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता हो। ठीक है, तो वो जजमेंट बेकार हो गई थी। अब जैसे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने कहा जी अब दोबारा से डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, तो दोबारा से वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अब लगना स्टार्ट हो गई। बच्चा कहता है सर ये तो बताओ उस जजमेंट में लिखा क्या है? आप कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो, बता रहे नहीं, ये कह रहे हो बस एप्लीकेबल हो गई, एप्लीकेबल हो गई। जजमेंट में क्या लिखा है? अब सुना जजमेंट में क्या लिखा है।
जजमेंट में ये लिखा है सर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये बात कहती है कि अगर किसी पर्सन का बिजनेस शेयर्स में डीलिंग करना है, अगर किसी पर्सन का बिजनेस शेयर्स में डीलिंग करना है, शेयर्स उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, शेयर्स उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड हैं, बट डिविडेंड की इनकम उसके अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, बट डिविडेंड की इनकम उसके अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, बट लॉस सेट ऑफ करने के लिए अगर कोई ब्रोड फॉरवर्ड, बहुत ध्यान सुना, अगर कोई ब्रोड फॉरवर्ड बिजनेस के लॉस हैं, अगर कोई ब्रोड फॉरवर्ड बिजनेस के लॉस हैं, उस लॉस सेट ऑफ करने के पर्पस के लिए उस डिविडेंड की इनकम को हम पीजीबीपी की इनकम की तरह ट्रीट करके लॉस सेट ऑफ कर देंगे। मतलब टैक्सेबल वो अदर सोर्स में ही होगी। सर बहुत ध्यान सुनना, टैक्सेबल अगर एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन बना कि डिविडेंड स्टॉक इन ट्रेड शेयर होल्ड कर रहे हो, टैक्सेबल कहां होगी? ऑलवेज अदर सोर्स, ऑलवेज अदर सोर्स। बट अगर ये क्वेश्चन बना कि ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस के लॉस हैं, क्या इस लॉस को डिविडेंड की इनकम से खत्म कर सकते हो? आंसर इज यस, आंसर इज यस, आंसर इज यस। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कह रही है। अब बच्चा कह रहे नाम बताओ, हम गूगल पे सर्च करेंगे, इसलिए मैं नाम लिख के लाया क्योंकि मुझे पता कई नालायक बच्चे हैं सर, विश्वास थोड़ा करते हैं वो। ऐसे कैसे विवेक सर ने बोला, हम कैसे मान लें? ठीक है, तो मेरी बात मत मानना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट खोल के पूरी जजमेंट रीड कर लेना, लास्ट में क्रक्स दिया होगा, उन्होंने यही बात लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ये हेल्ड कर रहा है कि डिविडेंड की इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल है, डिविडेंड की इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल है, बट अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हैं, अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और तुम्हारा बिजनेस शेयर्स में डीलिंग करना है, तो उससे आने वाला डिविडेंड जो है, इस लॉस को उसे सेट ऑफ कर सकते हो सिर्फ उस पर्पस के लिए, इस डिविडेंड को बिजनेस की इनकम ट्रीट करना, अदरवाइज ये बिजनेस की इनकम में टैक्सेबल नहीं होगी, ये अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होगी। अच्छा, तो सर क्या अब ये 1 लाख रुपए के ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस क्या मैं इस 2 लाख के डिविडेंड से खत्म कर सकता हूं? आंसर इज यस, खत्म कर सकता हूं। ये अमेंडमेंट है एक्चुअल। लोग कह रहे हैं ना अमेंडमेंट कैसा, ये अमेंडमेंट है। अब सोच के बोलना, अगर एग्जाम में सेट ऑफ वाला क्वेश्चन डिविडेंड की इनकम से मिक्स हो गया, मुझे पता है 90% बच्चा गलती करके आएगा जो ये अमेंडमेंट देख के नहीं गया, उसको पता ही नहीं है सर, उसको ये पता है अदर सोर्स में टैक्सेबल है। वो क्या सोचेगा, बिजनेस के लॉस हैं, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद दूसरे हेड की इनकम से खत्म नहीं होते, तो मैं क्यों करूं? उसको ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये बात कहती है कि सिर्फ लॉस सेट ऑफ करने के पर्पस के लिए उसको तुम बिजनेस की इनकम ही मानो और लॉस सेट ऑफ कर दो, क्योंकि तुम शेयर होल्ड तो स्टॉक इन ट्रेड की तरह ही कर रहे हो ना। वो बात अलग है, टैक्सेबिलिटी तुम्हारी अदर सोर्स में होनी है, टैक्सेबिलिटी तुम्हारी अदर सोर्स में होनी है, बट लॉस सेट ऑफ करने के लिए तुम उसको बिजनेस की इनकम मान के अपना लॉस सेट ऑफ कर दो। सर आप हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का नाम बताओ। ओ माय गॉड, ये लो जी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का नाम देख लो, चलो ये देख लो जी, स्पेशल पॉइंट 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, आप जाके सर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ने विश्वास है तो ये बातें सेम मैंने यहाँ लिखी है जी। वेस्टर्न स्टेट ट्रेडिंग कंपनी, वेस्टर्न स्टेट ट्रेडिंग कंपनी की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। उसमें देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, वेयर शेयर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड देन इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर अदर सोर्स। ये तो क्लियर है कि जहां शेयर होल्ड कर रहे हो, जहां शेयर होल्ड कर रहे हो स्टॉक इन ट्रेड की तरह, इनकम आपकी टैक्सेबल होगी अदर सोर्स में। इट मींस डिविडेंड की इनकम हमेशा ही अदर सोर्स में टैक्सेबल करनी है, पहली बात तो ये समझ लो। हाउएवर, लेकिन किंतु परंतु, हाउएवर लेकिन किंतु परंतु, फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस, डिविडेंड इनकम शैल बी डीम्ड एज इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। मतलब सिर्फ लॉस सेट ऑफ करने के पर्पस के लिए, सिर्फ लॉस सेट ऑफ करने के पर्पस के लिए उसको तुम बिजनेस की इनकम ट्रीट कर लो। लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट डिविडेंड इनकम। ये बात मैं नहीं कह रहा सर, जो इंडिया का लॉ ऑफ लैंड है, जो अपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये बात उसने हेल्ड की है। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान देना जी, एग्जाम में अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा तो मेरी फैमिली का बच्चा इस अमेंडमेंट को देखने के बाद गलती नहीं करके आएगा। बात समझ में आ रही है जी? तो ये तो हो गई जी पहली अमेंडमेंट जो मैंने आपको बता दी। अमेंडमेंट वैसे मैंने आपको ये समझाई कि अदर सोर्स में, बस एक बात अब ये ध्यान देना कि भैया सीडीटी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं, आपको अमेंडमेंट नोट्स में दिखाऊंगा। सीडीटी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं, जो एग्जामिशन वाले सेक्शन थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब डिविडेंड टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के हाथ में, किस रेट से? नॉर्मल रेट से। ठीक है जी, उसके बाद अब यहां पर मैंने क्या बोला कि डिविडेंड टैक्सेबल होगा हमेशा अदर सोर्स में। ठीक है, अब देखो दो केस होंगे, या तो शेयर होल्ड किए होंगे इन्वेस्टमेंट की तरह, वो तो वैसे भी अदर सोर्स में जाएगा, या शेयर होल्ड किए होंगे स्टॉक इन ट्रेड किया, तो भी गवर्नमेंट ने क्या बोला, अदर सोर्स में जाएगा। बट अगर शेयर होल्ड किए स्टॉक इन ट्रेड की तरह, और अगर तुम्हारे ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस के लॉस हैं, तो उस लॉस सेट ऑफ करने के लिए
इस डिविडेंड की इनकम को तो बिजनेस की इनकम मान लो, और बाकी जो इनकम होगी तो मदर सोर्स में टैक्सेबल कर दो। अब क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है, जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया था, अब जो 1 लाख का लॉस बैलेंस बचा था और 2 लाख का डिविडेंड था, सोच समझ के बोलना, इस 1 लाख के लॉस को इससे खत्म करोगे तो इनकम कितनी बचेगी, 1 लाख। अब ये टैक्सेबल किस में होगी, ये अदर सोर्स में ही टैक्सेबल होगी, ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो आओ जी, पहले तो ऐसा करो, 1 मिनट रुको जी। या इसकी नोटिंग मैं भी कराऊंगा, इसकी नोटिंग मैं भी कराऊंगा, रुको अभी ध्यान से। जब मैं डायग्राम बनाऊंगा ना, अभी नोटिंग नहीं करवा रहा, बस पहली बात तो ये बताओ, ये क्लियर हो गया जी, डिविडेंड टैक्सेबल कहां पर होगा, अदर सोर्स में, हर केस में, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब सुना ध्यान से जी, अब मैं आपको दिखाता हूं, इधर देखो जी, ये देखो, ये मैं आपके लिए ये चीजें भी लिख के लाया हूं सर, इसको समझेंगे, इसको समझेंगे, ध्यान रखना। अब मैं आपको ना कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, देखो जी, पहले तो 115 बीबीडीए, याद आ रहा है वो 10 लाख तक एग्जम्प्ट, 10 लाख से ऊपर टैक्सेबल। बोल दो हाँ सर, ये मत देखो ये सेक्शन कौन सा था, एक बार जाके अपने बुक खोल लेना, तभी मैं कहता हूँ कि पढ़ के आया करो। जो बच्चे पढ़ के नहीं आते ना, वो ऐसे पता क्या देख रहे हैं, अरे भाई ये भी सेक्शन था के, मैंने बेरा को नहीं, मैं तो किया नहीं भाई ये सेक्शन। हाँ एक बार बुक खोल लेना मेरे नोनू, एक बार बुक खोल लेना, उसके अंदर नोट्स देख लेना, ये सेक्शन आपने लिखा होगा। ठीक है, लिखा होगा तन्ने, तन्ने मेरे काके लिखा होगा ये सेक्शन। बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड। ठीक है, तो ये सेक्शन आपने लिखा होगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, अब ये सेक्शन इनएक्टिव हो चुका है, अब ये सेक्शन इनएक्टिव है, मतलब अब ये सेक्शन असेसमेंट ईयर 2021 था, 21-22 से इनएक्टिव है, मतलब अब ये काम नहीं करेगा जी। ठीक है, तो ये सेक्शन खत्म हो गया, अपने नोट्स में सेक्शन काट देना जी। अभी अब ये सेक्शन पे क्रॉस कर देना, अब ये सेक्शन किसी काम का नहीं है, असेसमेंट ईयर 2022, क्योंकि जो हमारे एग्जाम में जून है या हमारे एग्जाम मई में है, तो असेसमेंट ईयर 2021 और 21-22 है ना, तो वहां से इनएक्टिव हो चुका है। उसके बाद 115O डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सीडीटी, क्या अब कंपनी के हाथ में सीडीटी कॉन्सेप्ट लगेगा, आंसर इज नो। दिसंबर तक था, अब खत्म हो चुका है, देखो मैंने क्या बोला है, डीटीटी इज रिमूव फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। It means the companies are not required to pay tax on dividend distributed by them. It will be tax in the hands of shareholder. वही लाइन आगे जी, कि अब डिविडेंड जो है ना, अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स होगा, कंपनी के हाथ में टैक्स नहीं होगा। सीडीटी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, तो ये भी सेक्शन अब काट देना अपने नोट्स में, ये सेक्शन कट कर देना जी। अब उसके बाद सेक्शन 115 एक आर था, ये भी खत्म हो चुका है। ये सेक्शन किसका था, याद करो, अपने क्लास में 2 सेक्शन किए होंगे, एक तो किया होगा 1034 और एक किया होगा 1035, अगर आपको ध्यान आता हो। ठीक है जी, 1034 में आपने क्या लिखा था कि डिविडेंड जो शेयर होल्डर के हाथ में होता है एग्जम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1034, और अगर म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स आपके पास हैं, ध्यान सुनना, अगर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आपके पास हैं, आप यूनिट होल्डर हो, और इस यूनिट्स पर कोई भी इनकम मिलती है, वो इनकम भी एग्जम्प्ट होती है 1035 में। क्यों, क्योंकि उस इनकम पे टैक्स काट लेते हैं म्यूचुअल फंड, किस सेक्शन में, 115R। तो देखो जी, अब वो भी खत्म हो चुका है, तो सिंपल सी बात एक ध्यान देना, आज अगर आप यूनिट्स होल्डर हो या शेयर होल्डर हो, तो अगर यूनिट होल्डर के हाथ में इनकम आती है तो उसके हाथ में टैक्सेबल है, शेयर होल्डर के हाथ में अगर डिविडेंड आता है तो अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। अब जो देने वाला होगा ना, उसकी लाइबिलिटी नहीं है, बात खत्म। अगर मान लो आपने, मैं म्यूचुअल फंड हूं, ठीक है जी, आपकी यूनिट मतलब मेरी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आपके पास हैं, तो पहले जो मैं इनकम देता था आपके हाथ में एग्जम्प्ट थी, मुझे टैक्स काटना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं, अब ये लोग टैक्स नहीं काटेंगे, अब जिनके हाथ में यूनिट्स हैं, मतलब जिनके हाथ में इनकम आ रही है, अब वो टैक्स पे करेंगे, तुम्हारी अब कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो देखो वही है जी, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट्स होल्डर इज रिमूव फ्रॉम असेसमेंट ईयर 21-22। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफाइड कंपनी और म्यूचुअल फंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन द इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय देम, इट विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज यूनिट होल्डर। ठीक है, और एक नोट्स में अगर 1034 है वो भी काट देना, क्योंकि अब डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट नहीं है, ये एग्जम्पशन की बात करता था। अगर नोट्स में आपके 1035 भी लिखा होगा वो भी कट कर देना जी, ये सारे सेक्शन अब कट कर देना। और इन सारे सेक्शन को कट करने के बाद क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, अब क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि अब डिविडेंड जो है अब लेने वाले के हाथ में टैक्सेबल होगा, देने वाले के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा अब सुना ध्यान से, अब यहां पे मैं करवाना क्या चाहता हूं, अब प्लीज ध्यान सुनना चाहिए, इधर देखो ध्यान से, ये क्लियर हो गया। मुझे पहले बताओ, क्या आप सीडीटी लगेगा, चैट बॉक्स में फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर दो, क्या सीडीटी कॉन्सेप्ट है, आंसर इज नो। क्या कंपनी टैक्स काटेगी, आंसर इज नो।
ठीक है जी। क्या जो म्यूचुअल फंड होंगे क्या वो टैक्स काटेंगे? आंसर इज नो। क्या डिविडेंड देने वाले के हाथ में टैक्सेबल है, लेने वाले के हाथ में टैक्सेबल? लेने वाले के हाथ में। क्या स्पेशल रेट से या नॉर्मल रेट से? नॉर्मल रेट से। ये सारी बातें अभी तक हमने की है। तो अभी तक हमें डिविडेंड की अमेंडमेंट ये समझ में आई है कि अब हमने जो पुराने प्रोविजन पढ़े थे वो सब खत्म हो गए, एक लाइन में लो बन गया कि अब लेने वाले के हाथ में डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी होगी, देने वाले के हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब सुना ध्यान से, अब क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है कि जब डिविडेंड मेरे हाथ में टैक्सेबल हुआ, जब डिविडेंड मेरे हाथ में टैक्सेबल हुआ तो मन में क्वेश्चन ये आया कि अगर माने डिविडेंड की इनकम अर्न करने के लिए, अगर डिविडेंड की इनकम अर्न करने के लिए मैंने कोई खर्चा किया तो क्या वो खर्चा मुझे अलाउड होगा या नहीं होगा? अगर डिविडेंड की इनकम अर्न करने के लिए मैंने कोई खर्चा किया, क्या वो खर्चा मुझे अलाउड होगा या नहीं होगा? क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अच्छा पहले क्वेश्चन क्यों नहीं आता था ये? सोच समझ के बोला। दिसंबर अगर आपके एग्जाम थे तो पहले क्वेश्चन कभी क्यों नहीं आता था? क्योंकि डिविडेंड मेरे हाथ में टैक्सेबल होता ही नहीं था, मेरे हाथ में एग्जाम्ड था, तो खर्चे की बात नहीं थी। अब जब से डिविडेंड मेरे हाथ में टैक्सेबल हुआ तो मन में क्वेश्चन ये आया कि इस डिविडेंड की इनकम को कमाने के लिए अगर मैंने कोई खर्चा किया है तो क्या वो खर्चा इस डिविडेंड की इनकम में से माइनस होगा नहीं होगा? तो गवर्नमेंट कहती है जी हमारी बात भी कान खोल के सुन लो, इस डिविडेंड की इनकम को अर्न करने के लिए अगर तुमने कोई खर्चा किया है उस खर्चे की तुम्हें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। हेलो, इधर देखो ध्यान से, ये मैरून कलर का बच्चा, मैरून, अच्छा मैरून शर्ट डाल के बैठा है, मुझे लगा मैरून कलर का बच्चा है। बच्चा कह रहा है मजे मत लो। और क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया हो ना? हाँ इधर ध्यान सुनना चाहिए। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि इस डिविडेंड की इनकम को कमाने के लिए, इस डिविडेंड की इनकम को कमाने के लिए आपने कोई भी खर्चा किया होगा ना, वो खर्चा इस डिविडेंड की इनकम में से डिडक्ट नहीं किया जाएगा, बट एक खर्चे को छोड़ के। मैंने क्या बोला जी? कोई भी खर्चा, कोई भी खर्चा अगर डिविडेंड की इनकम को अर्न करने के लिए किया वो खर्चा माइनस नहीं होगा, सिर्फ एक खर्चे को छोड़ के, और वो खर्चा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या? एक बात मैंने सोच के बोलना, मैंने मार्केट से फंड बोरो किया उस कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए। बहुत ध्यान सुना, मैंने मार्केट से फंड बोरो किया मतलब मैंने मार्केट से लोन लिया, किस लिए? इस कंपनी के शेयर परचेस करने हैं। ठीक है, अब उस शेयर से मुझे क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड अर्न करने के लिए मैं इस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, डिविडेंड अर्न करने के लिए मैं इस लोन पे इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट कह रहे इस इंटरेस्ट की तुमको डिडक्शन मिल जाएगी। बट कितनी? सारी नहीं सर, सारा इंटरेस्ट नहीं। ऐसे तो तुम जितना मर्जी लोन उठा लोगे। आप सब जानते हो शेयर मार्केट में क्या हाल होता है जी। अगर इंटरेस्ट की डिडक्शन पूरी की पूरी मिलने लग गई तो मैं क्या बोलूंगा जी, 50 लाख का लोन लाओ भाई, 50 लाख का लोन लाओ, मुझे इस कंपनी के शेयर परचेस करने हैं। 1 करोड़ का लोन लाओ, मुझे इस कंपनी के शेयर परचेस करने हैं। इंटरेस्ट पे कर रहा हूं मैं लाखों रुपए, और डिविडेंड मुझे इतना आ नहीं रहा। अब डिविडेंड मुझे आ नहीं रहा, लाखों रुपए इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो मेरा तो लॉस आ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला हेलो, ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हें इंटरेस्ट की डिडक्शन दे रहे हैं बट उसकी भी एक लिमिट हमने लगाई है, उसकी भी एक लिमिट हमने लगाई है। आपको मैं दिखाता हूं जी, इधर देखो ध्यान से जी। अब यहां पे देखो ध्यान से, एज ऑल दी डिविडेंड आर मेड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। ये नई अमेंडमेंट आ गई जी कि जैसे अब डिविडेंड जो है अब टैक्सेबल है रेसिपिएंट के हाथ में, द डिडक्शन फ्रॉम सच इनकम आर ब्रोट इन बाय इंसर्टिंग द फॉलोइंग प्रोविजन। मतलब जो ये डिडक्शन मिलेगी ना, गवर्नमेंट कह रही है डिडक्शन जब मिलेगी उसके लिए हमने एक प्रोविजन इंसर्ट की है। अब देखो जी, नो एक्सपेंडिचर आर अलाउड एज डिडक्शन एक्सेप्ट, मतलब कोई भी एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी डिविडेंड की इनकम में से, एक्सेप्ट द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू अर्न द इनकम इन नेचर ऑफ डिविडेंड, मतलब इस डिविडेंड की इनकम को अर्न करने के लिए, और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। वही बात आ गई जी, मतलब म्यूचुअल फंड की यूनिट्स जो हैं उसकी इनकम कमाने के लिए जो इंटरेस्ट पे करोगे, या शेयर्स पे डिविडेंड आ रहा है उसकी इनकम कमाने के लिए जो इंटरेस्ट पे करोगे, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम ए स्पेसिफाइड कंपनी डिफाइन इन एक्सप्लेनेशन टू क्लोज 35 ऑफ सेक्शन 10। अब ध्यान रखना, एंड सच डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच यूनिट्स इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम फॉर दैट ईयर। ये समझ नहीं आ रहा जी, मेरे ख्याल से तो ये कह रहे हैं भैया ऐसा करो सारा इंटरेस्ट माइनस कर देना, काम ही खत्म जी, सारा इंटरेस्ट माइनस कर देना, काम ही खत्म जी। क्या कहना चाह रहे हैं सर? क्या कह रहे हैं सोच के बताओ ना, क्या सारा इंटरेस्ट माइनस कर देना?
सर ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में बनेंगे, फिर आप मत कहना कि सर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। ये जो कई बच्चे बातें कर रहे हैं, बीच में मोबाइल चला रहे हैं और ये अपना नुकसान कर रहे हैं बहुत बड़ा। एक बात बताओ, चीट किससे कर रहे हो? मोबाइल चला के धोखा किसको दे रहे हो? अपने आप को, किसी और को नहीं दे रहे जी। अगर आप बातें कर रहे हो, धोखा अपने आप को दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे। मैं तो अपना बेस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ सर। सर आपको पता नहीं है मैं किस तरह से अमेंडमेंट के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। रात को मैं 3-3 बजे सो रहा हूँ और सिर्फ 3-3 4-4 घंटे की नींद पूरी कर रहा हूँ। रीजन बिंग कि मैंने कमिटमेंट की थी कि पूरी फैमिली को अमेंडमेंट डिटेल में कराऊंगा, तो कमिटमेंट पे खरा उतरूंगा, चाहे मुझे घर जाना पड़ा। मैंने सिंगल क्लास मिस नहीं की ज्यादा। जब मैं कमिटमेंट पूरी कर सकता हूं, मैं अपना टाइम दे सकता हूं, तो मैं आप लोगों को यह भी बोलूंगा कि आपको भी टाइम देना पड़ेगा सर। दिल दुखता है फिर ऐसे, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन बने और फिर आप गलती कर गए, दिल दुखेगा यार। इतनी डिटेल में कराई, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराए, फिर आप गलत करके आ गए, फिर फायदा क्या हुआ अमेंडमेंट करवाने का मुझे? तो प्लीज यहां पे दिमाग लगाओ जी, मैंने क्या कहा है। मैंने क्या बोला कि डिविडेंड की इनकम शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। इस डिविडेंड की इनकम को अर्न करने के लिए कोई खर्चा करोगे माइनस नहीं होगा, बस इंटरेस्ट का खर्चा माइनस होगा, सारा नहीं। वो कह रहे हैं जितना टोटल डिविडेंड है मैक्सिमम उसका 20%। जितना टोटल डिविडेंड है मैक्सिमम उसका 20%। बस ये बात ध्यान देना। तो पता फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला ये बना, एक्चुअल इंटरेस्ट, एक्चुअल इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो, और डिविडेंड का 20% विच एवर इज लेस। मतलब जितना आपने एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया वो, और डिविडेंड का 20% विच एवर इज लेस। मतलब अगर एक्चुअल इंटरेस्ट कम है, डिविडेंड का 20% ज्यादा है, तो जो एक्चुअल पे करोगे वो। और अगर एक्चुअल इंटरेस्ट ज्यादा है और डिविडेंड का 20% कम है, तो मैक्सिमम यही माइनस करेंगे और खर्चा माइनस नहीं करेंगे। बच्चा कहता है सर आप इसका हमें एग्जाम्पल करवा दोगे? करवा दूंगा, टेंशन मत लो, इसका एग्जाम्पल करवा दूंगा। बट पहले ये समझो, पहले ये समझो नहीं मैंने क्या बोला है। मैंने ये बोला है कि खर्चों की डिडक्शन मिलेगी, सभी नहीं, सिर्फ एक खर्चे की, इंटरेस्ट की। ठीक है, आओ जी, अब मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, उसके बाद फिर एक डायग्राम बनाऊंगा, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। बट पहले मुझे रिवीजन कराओ। सीधे होके बैठो जी, सीधे होके, जल्दी जल्दी सीधे होके बैठो। मुझे बताओ पहले तो, डिविडेंड किसके हाथ में टैक्सेबल है? हाँ जी, अब डिविडेंड किसके हाथ में टैक्सेबल है? कंपनी के हाथ में। डिविडेंड कंपनी के हाथ में टैक्सेबल है। बोलो नालायको, कंपनी के हाथ में, शेयर होल्डर के हाथ में? शेयर होल्डर के हाथ में। स्पेशल रेट, नॉर्मल रेट? नॉर्मल रेट। अगर मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा तो सोच समझ के बोलना, दो केस होंगे, या तो शेयर मैंने होल्ड किए होंगे स्टॉक इन ट्रेड की तरह, या शेयर होल्ड किए होंगे इन्वेस्टमेंट की तरह। गवर्नमेंट कहती है दोनों केस में कैसे भी होल्ड की हो, डिविडेंड की इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, वो ये बात कहती है कि वैसे ये इनकम अदर सोर्स की है। भाई अगर तुम शेयर होल्ड कर रहे हो स्टॉक इन ट्रेड की तरह, तो भी वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। बट अगर तुम्हारे कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस हैं, उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए इस इनकम को सिर्फ पीजीपी की इनकम मान लेना, बाकी टैक्सेबल जो करनी है वो अदर सोर्स में ही करनी है। ये पॉइंट यहां पे निकल के आ गया। ठीक है, अब बच्चा कहता है सर डिविडेंड की इनकम, जो ये डिविडेंड की इनकम है, ये अदर सोर्स में टैक्सेबल है। ठीक है, बट क्या ये पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी या खर्चे माइनस होंगे? गवर्नमेंट कह रही हेलो डिविडेंड, मेरी बात सुन ले कि तेरी इनकम टैक्सेबल करते हुए कोई खर्चे माइनस नहीं होंगे। बट हाँ, एक खर्चा माइनस कर देंगे, एक खर्चा माइनस कर देंगे कि जो ये डिविडेंड है, मतलब जिस शेयर से डिविडेंड आ रहा है, मान लो उसको परचेज करने के लिए मैंने फंड बोरो किए थे, मैंने कहीं से लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट कह रही है उस इंटरेस्ट की तुझको डिडक्शन मिल जाएगी, बट सारी नहीं। जितना इंटरेस्ट पे करूंगा वो, या तुम्हारा 20% विच एवर इज लेस। ठीक है, बाकी डिविडेंड जो होगा वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। एक बच्चा कहता है सर जैसे बैंक में कलेक्शन चार्जेस पे करते हैं, डिविडेंड अर्न करने के लिए, जो बच्चे शेयर मार्केट में काम करते होंगे उनको पता होगा, बैंक में कलेक्शन चार्जेस पे करते हैं, तो क्या माइनस नहीं होंगे? मैंने कहा सर कुछ भी माइनस नहीं होगा। मैं कह रहा हूं अगर एग्जामिनर खर्चों की लिस्ट भी दे देगा ना, सारे खर्चे इग्नोर करके आना, सिर्फ इंटरेस्ट वाले खर्चे को छोड़ के। सर मैंने जब बोल दिया इंटरेस्ट वाला खर्चा मींस इंटरेस्ट वाला, और मैं खुद नहीं बोल रहा, देखो लॉ में लिखा तो है कि नो एक्सपेंडिचर आर अलाउड एक्सेप्ट इंटरेस्ट। मतलब कोई खर्चा डिविडेंड की इनकम से माइनस नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट को छोड़ के, वो भी कितना? डिविडेंड के 20% तक। ये बातें क्लियर हो गई जी? अब एक दो बातें और बताऊंगा जी, फिर मैं आऊंगा नोटिंग पे, और फिर आऊंगा डायग्राम पे, क्रक्स समझाऊंगा आपको। गया हाँ, आनंद मिल गया सर। जो आपके क्रक्स होते हैं ना, आपको कई बार लगता है आनंद की प्राप्ति होती है उससे। मुझे तो लगता है कि क्रक्स लिखने के बाद ना आपको फील होता होगा कि अब जो हमने इतना लंबा चौड़ा पढ़ा अब समझ में आया। लिखवा दूंगा वो भी, इधर सुना ध्यान से, बस लास्ट पॉइंट है, फिर नोटिंग पे आऊंगा। अब मुद्दा ये आ रहा है कि जब मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूं कि डिविडेंड जो है अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कब, मतलब डिविडेंड किस ईयर में टैक्सेबल होता है? क्योंकि सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया इंटरिम डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड है, या
डीम्ड डिविडेंड है 222 ए बी सी डी ई, याद करो आपने क्लास में किए होंगे। तो ये डिविडेंड जो है किस ईयर में आप टैक्सेबल करोगे? भाई डिविडेंड जो आप टैक्सेबल करोगे किस ईयर में करोगे? जिस जिस ईयर में डिक्लेयर किया उस साल करोगे, जब वो रिसीव हुआ उस साल करोगे, किस साल करोगे सर? तो गवर्नमेंट कहती है डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी किस साल होगी वो डिपेंड करता है वो डिविडेंड है कौन सा। बच्चा कहता है सर ये बातें तो पहले हमने दिसंबर में की नहीं थी। इसलिए नहीं की थी मेरे लाल मेरे पीले, इसलिए नहीं की थी क्योंकि डिविडेंड तब टैक्सेबल होता ही नहीं था शेयर होल्डर के हाथ में। ये बातें करके भी आप क्या करते? जब डिविडेंड ही मेरे हाथ में एग्जम्प्ट है, तो जब एग्जम्प्ट ही है तो टैक्सेबल कब होगा? वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा ना। मैंने कहा ना, बच्चों को लग रहा है कि अदर सोर्स में अमेंडमेंट आई नहीं, एक लाइन रट के बैठ गए जी, दोस्तों से पूछ लेना, एक लाइन रट के बैठ गई है डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, बस उनको ये लाइन रटी पड़ी है। अब किस तरह से कैसे कब उनको वो नहीं पता। तो मैंने कहा ना सर 98 से पहले का लो, 98 से पहले का लो दोबारा से आ गया, तो वो लो भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि अब अगर टैक्सेबिलिटी करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया भाई इस ईयर में डिक्लेयर किया अब डिस्ट्रीब्यूट किया, बताओ कब टैक्सेबल होगा? बच्चा कह रहा है यार ये तो पढ़ा था डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, ये तो पता नहीं कब टैक्सेबल होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिविडेंड की इनकम है, ये सारे खर्चे हैं, बताओ ये कितना टैक्सेबल करेंगे? बच्चा यहां पकड़ के बैठ गया, कह रहा है ये पढ़ा था डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, कितना करेंगे, कौन से खर्चे माइनस करेंगे, वो तो पता ही नहीं। तो ये सारी बातें एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगी, आप ये मत बोल देना पेपर बाहर से बन गया, ठीक है? ये सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको दिखा दूंगा अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा जी। देखो जब डिविडेंड टैक्सेबल कब होगा, मैंने क्या लिखा है, डिविडेंड व्हेन टैक्सेबल, ध्यान से पढ़ना जी बिल्कुल। अगर वो डीम्ड डिविडेंड है, डीम्ड डिविडेंड मतलब, बोलते रहो फटाफट से, डीम्ड डिविडेंड मतलब 222 ए बी सी डी वाला, 222 ए बी सी डी ई जो 5 क्लोज थे उसको बोलते हैं डीम्ड डिविडेंड, ठीक है? वो कह रहे हैं वो टैक्सेबल होगा इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज सो डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय कंपनी। मतलब जिस ईयर में वो डिस्ट्रीब्यूट और पेड होगा ना, उस साल वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, ये है डीम्ड डिविडेंड, बात खत्म। सर फाइनल डिविडेंड कब टैक्सेबल होगा? इन द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज सो डिक्लेयर एट द एजीएम, मतलब जब एजीएम में, जिस ईयर की एजीएम में वो डिक्लेयर होगा उस ईयर में वो टैक्सेबल होगा, चाहे रिसीव कभी भी हुआ हो। मैं आपको बार बार कह रहा हूं रिसीव कभी भी हुआ हो, मैं दोबारा बोलूंगा रिसीव कभी भी हुआ हो, आपको फाइनल डिविडेंड में ये दिखना है कब वो डिक्लेयर हुआ एजीएम में। सर ऐसा नहीं होता कि जब डिक्लेयर होता है तभी रिसीव होता है, ऐसा नहीं होता सर। आज अगर एजीएम आज है, डिक्लेयर आज हो गया, तो मे भी अगले हफ्ते रिसीव होगा, 10 दिन के बाद रिसीव होगा। तो बच्चा कहता होगा तो सेम ईयर ना, कोई जरूरी थोड़ा है। मान लो अगर मीटिंग 28 तारीख को मीटिंग हुई, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे, 28 तारीख को मीटिंग हुई और मिला 7 अप्रैल को, तो भैया अप्रैल अगला साल है, मार्च पिछला साल है, तो टैक्सेबल किस साल करोगे? इस साल करोगे, ना कि अगले साल करोगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होंगे, जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं ना वो इस तरह के होते हैं। तो मुझे दोबारा बोलो जी, डीम डिविडेंड चैट बॉक्स में लिख के बताओ, डीम डिविडेंड कब टैक्सेबल करोगे? जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और पेड होगा। फाइनल डिविडेंड कब टैक्सेबल करोगे, किस साल टैक्सेबल करोगे? जब वो डिक्लेयर होगा एजीएम के अंदर। और जो इंटरिम डिविडेंड है उस साल टैक्सेबल करोगे जब वो रिसीव होगा, जब वो रिसीव होगा। अब देखो जी एग्जामिनर बच्चों को किस तरह से कंफ्यूज करता है और बच्चे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। एक बात मैंने बताना जी, ये जो मैं आपको बार बार एक लाइन बोल रहा हूं जब से मैंने क्लास स्टार्ट की है, कि अब सीडीटी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, सीडीटी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अब डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, ये लाइन बार बार बोल रहा हूं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है कि जो ये डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल किया, क्या रिट्रोस्पेक्टिव बेस पे किया, मतलब क्या स्टार्टिंग से किया, या प्रोस्पेक्टिव? प्रोस्पेक्टिव मतलब अगर कोई डिविडेंड 1 अप्रैल 21 के बाद की बात होगी तब तो लगेगा शेयर होल्डर के हाथ में, उससे पहले एग्जम्प्ट होगा। ये आपने क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है सर, ये आपने क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर 1 अप्रैल से पहले का कोई भी डिविडेंड है वो एग्जम्प्ट होगा 1034 में। अब देखो जी एग्जामिनर ने आपका दिमाग घुमाने के लिए ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, वो कहता मैं पुराना लो भी चेक करूंगा और नया भी चेक करूंगा। बच्चा कहता जो मर्जी चेक कर लो, आता हमें कोई नहीं। बच्चा कहता बट चेक कैसे करेगा वो तो बताओ। इधर देखो जी क्वेश्चन देखो, फाइनल डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया 28 मार्च को, आपने फाइनल डिविडेंड जो है डिक्लेयर किया 28 मार्च को, 28 मार्च को डिक्लेयर हो गया एजीएम में, रिसीव हुआ 12 अप्रैल को, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, रिसीव हुआ 12 अप्रैल को, सोच समझ के आंसर देना। ये फाइनल डिविडेंड टैक्सेबल कब होता है जी? रिसीव के टाइम पर या डिक्लेयर के टाइम पर? डिक्लेयर के टाइम पर। डिक्लेयर हुआ था 28 मार्च को,
मतलब साल कौन सा था हमारा, प्रीवियस ईयर 1920। तो क्या अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी, नहीं होगी? आंसर इज नहीं, अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। और अगर अमेंडमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी तो ये डिविडेंड जो है शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होगा, कंपनी सीडीटी काटेगी। भाई साहब, सर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? क्यों नहीं बन सकते? सीएस इंस्टीट्यूट है सर, सीए इंस्टीट्यूट है, सीएमए इंस्टीट्यूट है, भला है बुरा है जैसा भी है सर, मेरा पति मेरा देवता है। अब अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता कि जो ये अमेंडमेंट है ये नई अमेंडमेंट है और रिट्रोस्पेक्टिव नहीं प्रोस्पेक्टिव, मतलब 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है, और जो बच्चा यही नहीं जानता कि डिविडेंड किस ईयर में टैक्सेबल होता है, इस क्वेश्चन के अंदर मार खाएगा। ये क्वेश्चन गलत करके आएगा 100%। उसको उसको उसने ये तो पढ़ा नहीं कि डिविडेंड टैक्सेबल कब होगा। वो क्या देखेगा, अच्छा डिविडेंड रिसीव हुआ 12 अप्रैल को, तो ये तो नया लो लगेगा, तो भैया डिविडेंड जो है शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, कंपनी के हाथ में एग्जम्प्ट होगा। पता क्या लिखेगा बड़े बड़े शब्दों में, ऑप्शन कौन सा होगा, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। एग्जामिनर कहेगा वाह, बस यही बच्चा चाहिए था हमें। और ऐसे ऐसे पता है 90 बच्चे और मिल जाएंगे, 100 में से 10 बच्चे होंगे जो ये लो पढ़ के आए होंगे कि डिविडेंड टैक्सेबल कब होगा, वही 10 बच्चे इतिहास बनाएंगे। वही 10 बच्चे हैं जो रैंक होल्डर हैं, और वही 10 बच्चे जो पास होते हैं। नहीं तो फिर रटने वाला बच्चा डिविडेंड टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर के हाथ में, कब से क्या टैक्सेबल, उसको कुछ नहीं पता, बस ये बोलेगा 12 अप्रैल, तो नया लो लगेगा। उसने बस डेट देख लीजिए, उसको ये नहीं पता कि भैया जो फाइनल डिविडेंड है जब डिक्लेयर होता है एजीएम में, उस ईयर में टैक्सेबल होता है, रिसीव कभी भी हो। तो भैया डिक्लेयर तो पिछले साल हुआ था ना, और पिछले साल पुराना लो एप्लीकेबल था, मतलब एग्जम्प्ट होगा। देखो मैंने लिखा है अमेंडमेंट नॉट एप्लीकेबल हेंस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1034 एंड सीडीटी इन हैंड्स ऑफ कंपनी। इफ डिविडेंड, अब देखो मैंने क्या लिखा है, अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता 2 अप्रैल को, हाँ जी अब ध्यान सुना, अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता 2 अप्रैल को, तो फिर नया लो लग जाता, फिर ये टैक्सेबल होता शेयर होल्डर के हाथ में। ये क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन है सर। बात समझ में आ रही है जी? ठीक है जी, आओ जी, अब मैं ऐसा करता हूं, थोड़ी सी आपको नोटिंग करवाता हूं। ये लो जी, ये देखो जी, अब ध्यान से, अब इधर देखना ध्यान से जी, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखना पहले, ठीक है, फिर इसकी नोटिंग करेंगे। अब ध्यान से बिल्कुल देखना, डोमेस्टिक कंपनी है, अगर डिविडेंड मिल रहा है रेजिडेंट को, और अगर डिविडेंड मिल रहा है नॉन रेजिडेंट को, पहले तो ये, ठीक है। वैसे जो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं, एनआर की टैक्सेशन उनके सिलेबस में नहीं है, इवन सीए इंटर के सिलेबस में भी नहीं है, सीएम में इंटर के सिलेबस में शायद है, बट सीएस एक्जी और सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी पढ़ लो, ठीक है, ताकि ताकि अगर कोई पूछे उसको बता देना, ठीक है। हमारे एग्जाम में रेजिडेंट की टैक्सेशन है, तो देखो अगर डोमेस्टिक कंपनी है, तो हाँ जो प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं उनको तो पढ़ना पड़ेगा जी, उनमें एनआर की टैक्सेशन है। डोमेस्टिक कंपनी है, डिविडेंड दे रही है रेजिडेंट को, डिविडेंड दे रही है एनआर को। पहले बात करते हैं रेजिडेंट को। अब सोच के बोलना, क्या डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में सीडीटी कॉन्सेप्ट लगेगा? आंसर इज नो। देखो जी, नाउ टैक्सेबल, क्या लिखा है, नाउ टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर एज पर नॉर्मल टैक्स रेट। और मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, इंटरेस्ट डिडक्शन अलाउड, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, बट एक लिमिट है वो 20% तक वाली, एक लिमिट है वो 20% तक वाली, बस ये पर ध्यान देना। और देखो जी, नो सीडीटी कॉन्सेप्ट, कोई सीडीटी कॉन्सेप्ट नहीं है। बट अगर यही डिविडेंड मिल रहा है, यही डिविडेंड मिल रहा है एनआर को, नॉन रेजिडेंट को, तो फिर टैक्सेबल तो वो शेयर होल्डर के हाथ में ही होगा, टैक्सेबल वो शेयर होल्डर के हाथ में ही होगा, बट उसका फ्लैट रेट लगेगा, टैक्सेबल एट द रेट 20% इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 115A। और ध्यान रखना, जो वो 20% वाली डिडक्शन है ना इंटरेस्ट की, वो एनआर के लिए नहीं है, वो डिडक्शन एनआर के लिए नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे निश्चिंत रहें, उनके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो रेजिडेंट का ही बनेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो भी आप रेजिडेंट ही मानोगे जी, ठीक है। बट जो प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं, और अगर कोई सीए फाइनल वाला बच्चा देख रहे हैं, तो एनआर वाले केस में अलग टैक्सेबिलिटी होगी जी। एनआर वाले केस में स्लैब रेट मत लगाना, फ्लैट 20%, और जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिली है वो एनआर वाले केस में नहीं है। और हाँ, सीडीटी कॉन्सेप्ट तो यहां पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी? तो ये तो आपका क्रक्स निकल के आ गया कि अब से कोई सीडीटी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, और डिविडेंड जो होगा वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये आपका क्रक्स निकल के आ गया। अब बच्चा कहता है सर ये आपने साइड में क्या लिखा है, उस पर भी आऊंगा, वो टीडीएस की बात है, वो मैंने टीडीएस की बात लिखी है कि अब कंपनी के सीडीटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, बट कंपनी टीडीएस डिडक्ट करेगी, ठीक है। कंपनी पे सीडीटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, बट कंपनी टीडीएस डिडक्ट करेगी कब, अगर पूरे साल का डिविडेंड 5000 से ज्यादा है। देखो मैंने लिखा है
डिडक्ट टीडीएस एट द रेट 10% इफ डिविडेंड मोर देन 5,000। सर ये सेक्शन कौन सा है? ये सेक्शन है 194। जब मैं टीडीएस के लो में आऊंगा दोबारा से मैं करवाऊंगा जी, बट ये इंटरलिंक है। तो कई बार बच्चे को ना ये रहता है सर वो टीडीएस का लो भी तो चेंज हो गया, तो आंसर इज यस, बट इसको टीडीएस के लो में और डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ ये समझ लो कि कंपनी को टीडीएस काटना पड़ेगा 10% से अगर पूरे साल का डिविडेंड 5,000 से ज्यादा है। बट अगर ये डिविडेंड पे किया 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में, याद करो जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना की प्रॉब्लम चल रही थी, तो याद आ रहा है कुछ, मैंने एक वीडियो डाली थी बीच में कि श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने टीडीएस के रेट कम कर दिए 25% से। तो देखो अगर डिविडेंड इसके बीच में पे हुआ है तो फिर रेट है 7.5%। बट अगर डिविडेंड पेमेंट कर रहे हो नॉन रेजिडेंट को तो हमेशा फिर 10% से ही कटेगा। 7.5% वाला जो रिलैक्सेशन है वो रेजिडेंट वाले केस में है, एनआर वाले केस में नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा एक समरी डायग्राम है। अभी डिडक्शन वाला पॉइंट भी लिखवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखा है ना इंटरेस्ट डिडक्शन अलाउड, इस पर एक स्टार बना के यहाँ लिखो जी। यहाँ लिखो डिविडेंड इनकम माइनस में डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। ये आ गया टैक्सेबल डिविडेंड। और ये टैक्सेबल कितना, अब ये डिडक्शन कितनी मिलेगी जी, यहाँ लिखो जी एक्चुअल इंटरेस्ट और 20% ऑफ टोटल डिविडेंड विच एवर इज लेस, इतने की मिलेगी डिडक्शन। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे जी अपन, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अभी करवा दूंगा जी। ठीक है, ये पोज करके डायग्राम बना लेना जी। अब ये पोज करके पूरा डायग्राम बना लेना कि अब सीडीडी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा बट टीडीएस काटना पड़ेगा 194 में अगर डिविडेंड 5,000 से ज्यादा है, रेट 10% है। बट अगर पेमेंट इस डेट के बीच में, तो कोरोना के चक्कर में गवर्नमेंट ने रेट कम किए थे, 7.5% हो गया। बट अगर एनआर को पेमेंट कर रहे हैं तो रेट आपका 10% ही लगेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ध्यान दें, आपके एग्जाम में मेनली क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। प्रोफेशनल वाले बच्चे ध्यान दें या सीए फाइनल वाले बच्चे ध्यान दें, उनको ये दोनों केस करने पड़ेंगे जी। ठीक है, बस आप पूरी फैमिली ये जरूर ध्यान दें कि अब कंपनी के हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं है, अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबिलिटी है। बात समझ में आ रही है जी? अच्छा, एक बच्चा ना मुझसे बार बार ये पूछ रहा है बीच में कि सर जो डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिलता था तो उसमें आपने डायग्राम बनवाया था कि वो तो पहले भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता था। भाई जो सीडीटी कॉन्सेप्ट था वो तो इंडियन कंपनी में था, वो अब खत्म हो गया। तो क्या फॉरेन कंपनी से अगर कोई डिविडेंड मिल रहा है क्या उसमें भी चेंज आया? आंसर इज नो। सर फॉरेन कंपनी से अगर डिविडेंड मिलेगा तो पहले भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल था, आज भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। वो डायग्राम जो आपने पहले क्लास के अंदर बनाया था वही सेम डायग्राम आज भी है। क्योंकि चेंजेस जो आए हैं ना, चेंजेस वहां आए हैं जहां सीडीडी कॉन्सेप्ट था, मतलब डोमेस्टिक कंपनी वाले केस में। तो अगर डिविडेंड फॉरेन कंपनी से मिल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो मैंने ऊपर लिखा भी है डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है ना, मैंने फॉरेन कंपनी की बात ही नहीं की। फॉरेन कंपनी में जो पहले लो था, पहले भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल था, आज भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। ठीक है जी, एक तो ये डायग्राम बना लेना जी। अब मैं ये हटा रहा हूं जी। उसके बाद ये लिख लो जी, डिविडेंड कब टैक्सेबल होता है। ये डायग्राम बनाना, डिविडेंड कब टैक्सेबल होता है। कई बच्चे चैट बॉक्स में डाउट्स पूछ रहे हैं, तो सर डाउट्स चैट बॉक्स में ना पूछें, आराम से क्लास देखें। मैंने पहले भी कहा है डाउट्स आप सिर्फ साइड में लिख लिया करो। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपका सिंगल डाउट्स भी ना बचे, क्योंकि सर अगर इतना टाइम लगाता हूं तो मेरे दिमाग में यही रहता है कि आपके क्या क्या डाउट्स हो सकते हैं। ठीक है, बट अगर कोई एक आधा डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, या तो कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो फिर जब हमारे डाउट सेशन स्टार्ट होंगे उसके अंदर जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक तो डिविडेंड कब टैक्सेबल होगा ये जरूर लिखना, उसका मैंने क्वेश्चन नीचे एग्जांपल दिया है जी। ठीक है, ये बस ध्यान देना जी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूँ जी। ठीक है,
अभी मेरा डिविडेंड वाला लो खत्म नहीं हुआ, पंगा ये है अभी। अभी कुछ पॉइंट मेरे और भी बचे हैं जी। उसके बाद फिर हमारा गिफ्ट का लो भी है, तो मेरी आज की क्लास 1.5 घंटे की हो सकती है, तो पानी पुनी बीच में पी लेना, ठीक है ना। ये हो गया जी। ये मैं पॉज करके अब रख रहा हूँ जी, चाहे बाद में लिख लेना वीडियो खत्म होने के बाद, चाहे अभी लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ये लिख लेना, बट ये लिख लेना। उसके बाद ये सेक्शन 57 तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया जी, ठीक है। और देखो मैंने ऊपर लिखा भी है, लोन लेकर अगर शेयर परचेज किए और देन लोन पे जो इंटरेस्ट दिया उस इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। और डिडक्शन मैंने बताई दी है, जो एक्चुअल इंटरेस्ट पे करोगे वो, और 20% ऑफ डिविडेंड विच एवर इज लेस। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, अभी अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अच्छा अब सुना ध्यान से, अब ये डिविडेंड के ना, अच्छा एक पॉइंट और जी, ये भी आपको लिखना है। ये कहाँ पे है, ये भी आपको लिखना है जी। ये रहा स्पेशल पॉइंट एक, ये स्पेशल पॉइंट भी लिखना है जो मैंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपको बताई है, ठीक है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपको बताई है, ये भी आपको लिखना है जी। अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, बस एक कॉन्सेप्ट करा दूं फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। इधर सुना ध्यान से, इधर सुना ध्यान से। अब ये तो हो गई मेनली अदर सोर्स की अमेंडमेंट हो गई, और टीडीएस भी साथ में लिंक कर लिया। अब एक लिंक कर रहा हूं मैं डिडक्शन का चैप्टर। अब डिडक्शन के चैप्टर में ना, डिडक्शन के चैप्टर में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है, सेक्शन 80M। सेक्शन 80M। वैसे मैं इस सेक्शन को ना नया नहीं बोलूंगा, नया नहीं बोलूंगा। मैं क्यों नया नहीं बोलूंगा, ये पहले भी होता था, मैंने कहा ना 1998 से पहले। मैं सर ये बार बार ईयर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस ईयर से पहले वही लो था जो आज हम दोबारा पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेमोरेंडम उठाओगे ना, मैंने कहा ना ये सारे लॉजिक कैसे पता लगते हैं, मुझे भी कैसे पता लगे, मेमोरेंडम, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चे जो प्रैक्टिस करते होंगे, ट्रेनिंग करते होंगे, ऑफिस में जाते होंगे शायद, ठीक है, या अगर उनके फादर सीए सीएस या सीएमए होंगे तो घर में अगर बातचीत होती होगी तो उनको पता होगा मेमोरेंडम टू एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल होते हैं जिसमें लॉजिक्स लिखे होते हैं। तो उसमें श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने साफ साफ लिखा है कि ये वही लो है जो 1998 से पहले का था। तो 80M सेक्शन वैसे नया इंसर्ट हुआ है, बट ये वैसे नया नहीं है, ये पहले भी था, उसको दोबारा सब लेकर आ गए हैं। क्यों, क्योंकि पुराना लो दोबारा वापिस आ गया। अब सुना इस सेक्शन में क्या था, इस सेक्शन में क्या था जी, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, यहां पे 80M की हेडिंग क्या है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड इसका मतलब क्या था, ये सेक्शन क्यों लेकर है, इसका लॉजिक सुनना ध्यान से, पहले लॉजिक सुनो, लॉजिक क्या है। एक डोमेस्टिक कंपनी है वीजे लिमिटेड, मान लो मेरी, मतलब वीजे लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है। मैंने एक दूसरी कंपनी में, टाटा कंपनी में ना, मान लो टाटा कंपनी में मैंने शेयर होल्ड किए हुए हैं। अब जब मैंने टाटा कंपनी में शेयर होल्ड किए हैं तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, डिविडेंड। तो टाटा कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये डिविडेंड किसको मिल गया जी, मुझको मिल गया। और एक आगे मेरे शेयर होल्डर हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी एक कंपनी हूं तो मेरे भी शेयर होल्डर होंगे, अब मैं उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। मतलब मैंने कहीं और शेयर होल्ड किए और मेरे अंदर किसी और ने शेयर होल्ड किए, तो मुझे डिविडेंड मिल रहा है वहां से, मैं आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूं। ये केस चल रहा है, यस या नो, यस बिल्कुल पॉसिबल है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब यहां से मुझे डिविडेंड मिला और फिर मैंने आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो सोच के बोलना सर, सोच के बोलना। अब जब इसने मुझे डिविडेंड दिया होगा, टाटा ने जब मुझे डिविडेंड दिया होगा, तो अब ये डिविडेंड मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। देखो, इनकम इन हैंड्स ऑफ मिस्टर वीजी, क्योंकि अब डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है, देने वाले के हाथ में नहीं, लेने वाले के हाथ में। तो ये टैक्सेबल हो गया होगा, इंडियन कंपनी है तो मान लो एट द रेट 30% टैक्सेबल हो गया होगा अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है, और अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक है 25%। ये सब रेट आपने पढ़े हैं। अच्छा, अब जब मैं आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, फिर शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, किस रेट से, नॉर्मल रेट से। तो अगर आप ध्यान से देखो, डिविडेंड पर डबल टैक्स की बात आ रही है। सर डिविडेंड पर डबल टैक्स की बात आ रही है, डबल टैक्स क्यों, क्योंकि जब मुझे डिविडेंड मिला, डिविडेंड मेरे हाथ में टैक्सेबल हुआ, फिर जब डिविडेंड आगे डिस्ट्रीब्यूट किया तो इनके हाथ में टैक्सेबल हुआ, डबल टैक्स हो गया। तो इस डबल टैक्स को हटाने के लिए, इस डबल टैक्स को हटाने के लिए सेक्शन 80M पिक्चर में आ गया, सेक्शन 80M पिक्चर में आ गया जी। अब सेक्शन 80M ये बात कहता है, सेक्शन 80M ये बात कहता है कि हम यहां पे आपको डिडक्शन देंगे कितनी। अब ध्यान सुनना जी, ध्यान सुनना। मान लो टाटा कंपनी ने वीजी को डिविडेंड दिया 3 लाख। बहुत ध्यान सुना, टाटा कंपनी ने वीजी को डिविडेंड दिया 3 लाख, और वीजी ने आगे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 2 लाख। तो गवर्नमेंट कहती है हम ये मान लेंगे, हम ये मान लेंगे कि जो ये 3 लाख आपको यहां से डिविडेंड मिला, उसमें से ही आपने 2 लाख आगे दिया, तो इस 2 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी।
मतलब इस 2 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी एटीएम के अंदर, बात खत्म। तो अगर डिविडेंड की इनकम 3 लाख है, अगर डिविडेंड की इनकम 3 लाख है, उसमें से 2 लाख डिडक्शन माइनस कर देना, तो टैक्सेबल आपका 1 लाख होगा। एक बच्चा कहता है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि टाटा ने आपको डिविडेंड दिया 3 लाख, मैं कहा हाँ, और आपने अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया मान लो 4 लाख, मैं कहा बिल्कुल हो सकता है। कहता फिर क्या होगा, मैं कहा फिर मैक्सिमम 3 लाख की डिडक्शन मिलेगी, उससे ऊपर की मिलेगी ही क्यों। भाई सिंपल सी बात है, प्रॉब्लम तो वही आ रही है ना कि जितने पोर्शन पे डबल टैक्स लग रहा है, तो मैक्सिमम 3 लाख ही तो ऐसी वैल्यू है जो यहां तक आ सकती है। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर ये 2 लाख है तो बेनिफिट 2 लाख का मिलेगा, अगर ये 4 लाख है, अगर 4 लाख है तो डिडक्शन मैक्सिमम जो मिलेगी ना वो 3 लाख की मिलेगी, इससे ऊपर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अगर मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, इधर देखो ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जी। ये है चैप्टर डिडक्शन का, इसमें एक सेक्शन 80M है। जब मैं डिडक्शन की अमेंडमेंट कराऊंगा एक बार दोबारा से पढ़ा दूंगा, ठीक है, बट आज इसका लिंक है इसलिए मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। देखो जी यहाँ पे, दिस सेक्शन वॉज ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2003, ये 2003 में ओमिट कर दिया था, बट नाउ अगेन ब्रोट इनटू इफेक्ट एज टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इज शिफ्टेड फ्रॉम पेयर द रिसीवर। ठीक है, अब मैं आपको इसका ना क्रक्स दिखाता हूँ, क्रक्स क्या है देखो जी। द डिडक्शन अवेलेबल टू डोमेस्टिक कंपनी मतलब वीजी लिमिटेड, द डिडक्शन अवेलेबल टू डोमेस्टिक कंपनी कैन बी समराइज एज फॉलोज, अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। मतलब जो मुझे वहां से डिविडेंड मिल रहा है, कितने का मिला था जी, 3 लाख, 3 लाख का मिला था ना, टाटा से मुझे डिविडेंड कितने का मिला, 3 लाख का। अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। आप सब जानते हो जी, डिविडेंड रिटर्न फाइल करने की डेट हमारी है 31 अक्टूबर, ये कल की क्लास के अंदर हमने की थी, कल या परसों की क्लास के अंदर। और उसे 1 मंथ प्रायर क्या होता है, 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक आपने जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विच एवर इज लेस, आपने बोल देना अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 2 लाख, तो लेस क्या बन गया, 2 लाख, बेनिफिट कितने का मिलेगा, 2 लाख का। अगर डिस्ट्रीब्यूट किया 4 लाख तो कितने का मिलेगा, 3 लाख का। वही तो मैं बोल रहा हूँ जी सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो सिंपल सी बात बस ये ध्यान देना कि ये जो अमेंडमेंट आई है एटीएम, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये नई सेक्शन नहीं है, पहले भी था, दोबारा से इंसर्ट हो गया। और ये क्यों लेके आए, ताकि डबल टैक्स ना लगे। आप थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ, मैं एक डोमेस्टिक कंपनी हूँ, मैंने किसी डोमेस्टिक कंपनी के शेयर परचेज की हैं, वो मुझे डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया उसने, मेरे आगे शेयर होल्डर है, मैंने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया, अब वो डिविडेंड मेरे हाथ में टैक्सेबल हो गया, फिर इसमें से डिविडेंड मैंने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया, उनके हाथ में दोबारा टैक्सेबल हो गया, क्योंकि अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, और कोई खर्चे की डिडक्शन मिलती नहीं है। सर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती इंटरेस्ट को छोड़ के। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं करेंगे, अगर तुम्हें यहां से डिविडेंड मिला और तुम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो मैक्सिमम जो तुम्हें यहां से डिविडेंड मिला है ना, उतने की तुम डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। इट मीन अगर मिला 5 लाख, डिस्ट्रीब्यूट किए 4 लाख, तो बेनिफिट कितने का मिलेगा, 4 लाख। अगर मिला 5 लाख और डिस्ट्रीब्यूट किए 7 लाख, तो फिर बेनिफिट 5 लाख का मिलेगा, इससे ऊपर का तो मिल ही नहीं सकता। ये सेक्शन 80M है जी, ठीक है जी, तो ये सेक्शन 80M है। अब मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाना चाहता हूं जी, ये आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। पहले तो हेडिंग डालो सेक्शन 80M ए, एक मिनट रुको, सेक्शन 80M यहीं पे लिख लेना। ये लो, ये डायग्राम बनाना जी। ये डायग्राम बनाना, ठीक है। अब ये डिडक्शन कितनी मिलेगी, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं लिखवा देता हूँ, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट विच एवर इज लेस। इतने की आपको डिडक्शन मिलेगी। बाकी जब मैं डिडक्शन के चैप्टर में आऊंगा तो एक बार एटीएम हम दोबारा से भी पढ़ेंगे, ठीक है, बट मैं अभी क्यों करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपस में ना लिंकिंग बैठ जाए कि डिविडेंड की अमेंडमेंट जहां जहां है वो आपके सामने आ चुकी है, ठीक है, जहां जहां डिविडेंड की अमेंडमेंट आपके सामने आ चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें करने हैं जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है, अब हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं बस।
अब डिविडेंड के अमेंडमेंट सारी खत्म हो चुकी है जी, अमेंडमेंट सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब लास्ट टाइम पूरी फैमिली मुझे करेक्ट्स बता दे, जो बच्चे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, साथ साथ में सुनते रहें, बस साथ साथ में सुनते रहें। अब मुझे लिखने की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं लो समझा चुका हूं। अभी तक ये निकल के आए, चैप्टर हमने स्टार्ट किया अदर सोर्स का जी। अदर सोर्स के अंदर मैंने कहा जी मेजर अमेंडमेंट डिविडेंड के लो के अंदर आई है। पहले आपने दिसंबर तक पढ़ा होगा कि डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम्प्ट होता है, कंपनी उस पर सीडीटी काटती थी, अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, इसलिए सीडीटी से रिलेटेड जो सेक्शंस थे वो सारे अपनी बुक में कट कर देना। सीडीटी वाला सेक्शन कट, 1034 कट, 1035 कट, उसके बाद 115 बीबीडीए वो भी कट, और एक 115 आर जो यूनिट होल्डर वाला था वो भी कट। मतलब पुराने सेक्शन खत्म। अब सर क्या कोई नए सेक्शन आए हैं? नए नहीं आए। अब चार्जिंग सेक्शन में ही लिख दिया कि अब डिविडेंड की इनकम जो है शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी, बात खत्म। टैक्सेबल कब होगी वो डिपेंड करता है डिविडेंड कौन सा है जी। अगर वो डीम डिविडेंड है तो भैया फिर उस अगर डीम डिविडेंड है तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट और पेड होगा उस टाइम टैक्सेबल करेंगे। फाइनल डिविडेंड है जब वो एजीएम में डिक्लेयर होगा उस टाइम टैक्सेबल करेंगे। अगर वो आपका इंटरिम है तो जब वो रिसीव होगा उस टाइम टैक्सेबल करेंगे। ये बातें समझ में आ गई। फिर क्वेश्चन आया कि जब वो डिविडेंड टैक्सेबल करेंगे तो क्या सारा करेंगे या कुछ खर्चे माइनस करेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला कुछ खर्चे माइनस करेंगे, बट एक खर्चा होगा इंटरेस्ट वाला, सारा नहीं, जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो, और डिविडेंड का 20% विच एवर इज लेस, हम ये खर्चा माइनस करेंगे, इसके ऊपर खर्चा माइनस नहीं करेंगे। और डिविडेंड की इनकम हमेशा हमेशा ही अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, चाहे आपने शेयर होल्ड किया एज ए इन्वेस्टमेंट, चाहे शेयर होल्ड किए हैं आपने एज ए स्टॉक इन ट्रेड। तो बस एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ध्यान रखना, अगर शेयर होल्ड किए हैं स्टॉक इन ट्रेड की तरह तो जो डिविडेंड की इनकम है उस डिविडेंड की इनकम से ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस के लॉस आप खत्म कर सकते हो। सिर्फ लॉस पर्पस के लिए उसको बिजनेस की इनकम माना है, टैक्सेबिलिटी जो होगी वो अदर सोर्स में ही होगी। फिर एक सेक्शन 80M आ गया जी पिक्चर में, उसने बोला जी इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड केस में ना कई बार डबल टैक्स होता है। यहां मतलब मैंने यहां शेयर होल्ड किए, किसी और ने मेरे होल्ड किए, यहां से डिविडेंड मिला, फिर आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उस केस में कहीं ना कहीं डबल टैक्सेशन की बात होगी। इसलिए डिडक्शन क्लेम कर लो 80M की। कितनी क्लेम कर लो? मैक्सिमम जितना आपको यहां से डिविडेंड मिला है वहां तक। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा जितना मिला उतने की ही मिलेगी, जितना यहां से मिला मैक्सिमम वहां तक मिलेगी। अब अगर यहां से मिला 6 लाख, आगे डिस्ट्रीब्यूट किया 4 लाख, तो 4 लाख की मिलेगी। यहां से मिला 6 लाख, आगे डिस्ट्रीब्यूट किया 8 लाख, तो फिर आपको 6 लाख की ही मिलेगी, इससे ऊपर की नहीं मिल सकती। ये सारी अमेंडमेंट है जी, सो सिंपल सो इजी। बच्चा कहता है ओ माय गॉड, पता नहीं स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है अमेंडमेंट क्या है, जब बाद में क्रक्स आप समझाते हो ना तो फिर कुछ भी नहीं लगती है, कुछ भी नहीं सर। बट ये इसलिए नहीं लग रही क्योंकि हमने काफी टाइम लगा दिया इस पे। और सोच के बोलना, अमेंडमेंट अगर मैं 10 मिनट में खत्म कर देता, 10 मिनट में खत्म हो सकती है सर क्या? ये बोल देता जी पुराना लो खत्म कर दो, ये लाइन लिख लो, डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, और जब डिविडेंड इनकम मिलेगी उसको इंटरेस्ट की डिडक्शन दे देना, ये बाकी जो होगी वो टैक्सेबल होगी, खत्म हो गया लो सर। बट इस तरह से पढ़ने का मजा नहीं आएगा। अब देखो जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर नहीं उतारा इसको पोज करके बाद में उतार लेना। अब मैं आता हूं जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। ये आपका है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये लो जी, इधर देखना ध्यान से, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं जी, आंसर कोशिश करेंगे खुद निकाल लेंगे, आंसर कोशिश करेंगे खुद निकालने की। एक पीक्यू लिमिटेड है, पीक्यू लिमिटेड है, और एक वीजी लिमिटेड है। मान लो इंडियन कंपनी है, ये पीक्यू लिमिटेड है। वीजी लिमिटेड ने पीक्यू लिमिटेड के शेयर होल्ड किए हैं, तो पीक्यू ने वीजी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 90 लाख का। क्लियर हो गया? फिर वीजी ने आगे अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 70 लाख का, ओनर बिफोर 30 सितंबर, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है जो रिटर्न फाइल करने की डेट है उससे 1 महीने पहले तक। मतलब रिटर्न फाइल करने की डेट कंपनी वाले केस में क्या होती है? 31 अक्टूबर, उससे 1 महीना पहले क्या होगा? 30 सितंबर, वहां तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 70 लाख। अब उसने बोला जी वीजी लिमिटेड ने क्या किया? इंकर्ड 20 लाख इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स बोरोड फंड इन्वेस्टिंग इन पीक्यू लिमिटेड। मतलब वीजी ने जो पीक्यू में शेयर में इन्वेस्टमेंट की है ना, उस इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसने कहीं से लोन लिया था, और उस लोन पर उसने 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया है। अब वो कह रहे हैं जी वीजी लिमिटेड की टोटल इनकम निकाल दो, टोटल इनकम कितनी आएगी? बच्चा कह रहा है वो तो आप बताओगे सर, हमें हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये है, तो ऐसे जब आप बोलते हो ना तो दिल टूट जाता है मेरा। जब सीधा ही बोल देते हो क्वेश्चन समझ नहीं आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर, क्वेश्चन ही समझ में ना आया, कुछ तो आया होगा नालायक को। वो ये बात करना चाह रहा है मैं हूं, ये है और ये है। इसने मुझे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 90 लाख, मैंने आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 70 लाख। ठीक है, इसने जो 90 लाख का डिविडेंड दिया, इस डिविडेंड को अर्न करने के लिए, कमाने के लिए मैंने 20 लाख रुपए इंटरेस्ट खर्चा किया।
इस 90 लाख रुपए को कमाने के लिए मैंने 20 लाख रुपए इंटरेस्ट खर्चा किया, ठीक है, और आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट के 70 लाख रुपए। तो मुझे बस ये देखना है कि मेरे हाथ में टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी। आओ जी निकालते हैं। अब पहले बताओ, ये डिविडेंड जो 90 लाख रुपए का है, क्या कंपनी इस पर सीडीटी काटेगी? बोलो, क्या कंपनी सीडीटी काटेगी? आंसर इज नो सर, सीडीटी नहीं कटेगा इस पे। अब सीडीटी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इसके ऊपर, अब सीडीटी कॉन्सेप्ट इसके ऊपर नहीं लगेगा। फिर किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? शेयर होल्डर के हाथ में, मतलब वीजी के हाथ में टैक्सेबल होगा जी। अब 90 लाख रुपए डिविडेंड की इनकम है, बट इसमें से इंटरेस्ट वाला खर्चा माइनस होता है। इसमें से इंटरेस्ट वाला खर्चा माइनस होता है। बताओ, ये 20 लाख इंटरेस्ट है, सारा माइनस कर देता हूं मैं। माइनस कर रहा हूं 20 लाख, माइनस कर रहा हूं 20 लाख, माइनस कर रहा हूं 20 लाख, माइनस कर रहा हूं 20 लाख। नालायको मुझे रोक लो, 20 लाख मैं गलत कह रहा हूं यार। 20 लाख कैसे आएगा? खुद भी तो सोचो ना, 20 लाख क्यों आएगा? 18 लाख आएगा। बच्चा कह रहा 18 लाख अब कहां से आ गया? सर सेक्शन 57 अभी जो पढ़ के आए हैं कि जो एक्चुअल इंटरेस्ट होगा 20 लाख और डिविडेंड जो मिला उसका 20%। अच्छा, इस तरह से कैलकुलेट करना है क्या? हाँ, इस तरह से कैलकुलेट करना है, तभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रहा हूं। सर जो आपने लो पढ़ा उसमें ये तो पढ़ा कि जो एक्चुअल इंटरेस्ट और डिविडेंड का 20%। तो भैया डिविडेंड तो 90 लाख है ना मेरा, तो उसका 20 कितना हो गया? 18 लाख। तो विच एवरेज लेस कितना हो गया? 18। तो डिडक्शन जो मिलेगी ना वो 20 लाख की नहीं मिलेगी, 18 लाख की मिलेगी। ओ माय गॉड, अब मजा आ रहा है सर। 18 लाख का इंटरेस्ट माइनस किया जी, ठीक है। अब ये बैलेंस रह गया जी 72 लाख। अब ये बैलेंस रह गया 72 लाख, ठीक है। अच्छा, अब ये इनकम आ गई अदर सोर्स की, अदर सोर्स की इनकम आ गई। अब माइनस में करनी है डिडक्शन एटीएम। एटीएम भी मिलेगा सर, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड है। हाँ, अगर ये डिविडेंड आगे डिस्ट्रीब्यूट ना करता, अगर डिविडेंड आगे डिस्ट्रीब्यूट ना करता फिर एटीएम ना मिलता। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर डिविडेंड आगे डिस्ट्रीब्यूट ना करता फिर एटीएम मिलता ही नहीं। डिविडेंड आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एटीएम मिलेगा। अब एटीएम कितना मिलेगा जी? सोच के बोलना, एटीएम कितना मिलेगा सर? यहां पे डिविडेंड है 72 लाख, यहाँ डिविडेंड है 72 लाख, और यहाँ कितना है? 70 लाख। तो विच एवरेज लेस कितना बनेगा? 70 लाख ही तो बनेगा, ठीक है भैया। इतने का ही डिडक्शन मिल सकती है तुझे, और 2 लाख रुपए क्या हो जाएंगे जी? टैक्सेबल। लो जी, ये इसका आंसर है बस। बच्चा कहता है सर अगर मान लो आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया होता 80 लाख, तो फिर डिडक्शन कितने की मिलती? 72 लाख की। उससे ऊपर तो मिल ही नहीं सकती ना सर। अगर डिविडेंड में आगे डिस्ट्रीब्यूट करता 80 लाख, फिर मैक्सिमम 72 लाख की ही डिडक्शन क्लेम करता, फिर मेरी इनकम आ जाती नील, फिर मेरी इनकम नील आ जाती। बट अभी 2 लाख क्यों आ रही है? क्योंकि आगे डिस्ट्रीब्यूट के 70 और मेरे हाथ में 72 है, तो 2 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम इस कंपनी के हाथ में आ गई, ठीक है। अब देख लो जी आंसर। देखो जी, टोटल इनकम ऑफ वीजी लिमिटेड, डिविडेंड रिसीव कितना हुआ? 90 लाख। डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 18 लाख। 18 लाख कैसे आए? 90 का 20 और ये 20 लाख, लेस क्या बन गया? 18। 72। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 कितनी होगी? 70 लाख। तो टैक्सेबल की इनकम कितनी आ गई? 2 लाख रुपए, ठीक है। और यहां लिख सकते हो इफ वट विल बी योर आंसर, नहीं, वट विल बी डिडक्शन, वट विल बी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 if dividend distribute by VG Limited is 80 लाख। अगर 80 लाख डिस्ट्रीब्यूट करता तो क्या होता? तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जो होती ना वो 72 लाख की होती बस, उससे ऊपर के मिलती ही नहीं, और फिर उसकी टैक्सेबल इनकम बन जाती नील जी। तो 80 में मैंने कहा था ना, 80 में डिडक्शन उतनी ही मिलेगी जितना आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है। रिसीव का मतलब डिडक्शन के बाद। लो जी, कम हो गया जी, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा जी हो गया। अब आप अगर कहोगे, ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक दो होमवर्क दे दूंगा आपको, ठीक है। अगर आप कहोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक दो होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद ना मैं गिफ्ट का लो समझाऊंगा, इसके बाद मैं गिफ्ट का लो समझाऊंगा। सिर्फ उसमें 10 मिनट लगेंगे क्योंकि है छोटी सी अमेंडमेंट, उसके भी फिर मैं क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। वैसे मुझे आज करवाने हैं, बट टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर घर से खुद करके आओ तो आपकी प्रैक्टिस होगी।
मैं तो करवा दूंगा, फिर आंसर साथ साथ पता लग जाएंगे ना, फिर वो मजा नहीं आएगा। तो ऐसा करता हूँ, दो क्वेश्चन तो इसके दे देता हूँ, दो क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ इसके, दो क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ इसके, और फिर बाकी क्वेश्चन होमवर्क दूंगा गिफ्ट के लो में, बट पहले उसको मैं समझाऊंगा फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, आओ जी फटाफट से होमवर्क लिखो, जल्दी। हम्म, लिखो जी। एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉलोइंग कंपनीज, फॉलोइंग डोमेस्टिक कंपनीज। डिविडेंड रिसीव जो हो रहा है कई कंपनी से हो रहा है जी। गेल लिमिटेड, उससे मिल रहा है 2 लाख का। टाटा लिमिटेड 50,000। रिलायंस लिमिटेड 1 लाख। विप्रो, या विप्रो नहीं, एक कंपनी में देता हूँ आपको, है मान लो ONGC, ये है 3 लाख। ये डिविडेंड मिल रहा है जी। ठीक है, इंटरेस्ट इंकर फॉर अर्निंग ऑफ अबव डिविडेंड, वो है मान लो 84,000। ठीक है, इंटरेस्ट इंकर किया ऊपर जो डिविडेंड है उनको कमाने के लिए, इंटरेस्ट इंकर किया ऊपर जो डिविडेंड है उनको कमाने के लिए, ध्यान रखना ऊपर का मतलब सारे डिविडेंड, उन सबको कमाने के लिए 84,000 का इंटरेस्ट है। और बैंक कलेक्शन चार्जेस पेड फॉर अर्निंग ऑफ अबव डिविडेंड, ऊपर जो डिविडेंड है उसको कमाने के लिए आपने बैंक कलेक्शन चार्जेस भी पे किए हैं 30,000 रुपए के। अब मुझे नहीं पता नहीं क्या करना है उसका, शायद माइनस करते होंगे। अब अगर इतना लंबा चौड़ा हमने लेक्चर दिए आज, तो आपको पता लग जाना चाहिए अब कि कौन से खर्चे माइनस होंगे और कौन से खर्चे माइनस नहीं होंगे, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, अब आपने मुझे बताना है जी टैक्सेबल डिविडेंड कितना होगा जी। टैक्सेबल डिविडेंड कितना होगा, आपको टैक्सेबल डिविडेंड का अमाउंट बताना है जी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हो गया ये, इसको पोज करके यहाँ पे लिख लेना चाहिए। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, गेल से 2 लाख मिला, टाटा से 50,000, टाटा से 50,000, 5 लाख नहीं 50,000, रिलायंस से 1 लाख, ONGC 3 लाख, इंटरेस्ट इंकर किया 84,000 का, बैंक कलेक्शन चार्जेस पे किए 30,000 रुपए के, आपको टैक्सेबल डिविडेंड बताना है जी। ये है कोई एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 जी। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, VG लिमिटेड, और यहाँ इसके शेयर होल्डर है, मान लो ये मेरे शेयर होल्डर है। ठीक है, ये शेयर होल्डर है, और मैं इसका शेयर होल्डर हूँ, ये मेरे शेयर होल्डर है। मतलब रिलायंस का मैं शेयर होल्डर हूँ और VG के ये लोग शेयर होल्डर हैं। तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, और इन्होंने मुझ में शेयर होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, ये मुझे डिविडेंड दे रही है जी रिलायंस, ये है 80 लाख।
और मैंने आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जी। मैंने आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। मान लो। हम्म, 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 16, 15, 70 लाख। मैंने आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 70 लाख। ठीक है जी। इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर incurred बाय वीजी लिमिटेड। ठीक है, मैंने इस 80 लाख के डिविडेंड को कमाने के लिए, जो रिलायंस से मुझे 80 लाख का डिविडेंड मिला, उसको कमाने के लिए मैंने इंटरेस्ट पता है कितना पे किया? इंटरेस्ट पे किया मान लो 15 लाख। 15 लाख रुपए मेरा इंटरेस्ट खर्चा है। ठीक है। बैंक कलेक्शन चार्जेस हैं 1 लाख के। ठीक है, आपको अब टैक्सेबल इनकम बतानी है जी ऑफ वीजी लिमिटेड। टैक्सेबल इनकम ऑफ वीजी लिमिटेड। ठीक है, और अगर मैं टैक्सेबल इनकम वर्ड यूज कर रहा हूं तो उम्मीद करता हूं मेरी पूरी क्लास समझ रही होगी। आफ्टर 80M डिडक्शन, यहाँ पे 80M की डिडक्शन भी मिलेगी जी। ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर मैंने कोई आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया साहब। ठीक है रे। यहाँ 80M मिलेगा, वो कितना मिलेगा मुझे नहीं पता जी। मेरे को नहीं पता 80M कितना मिलेगा। आपको टैक्सेबल इनकम बतानी है, वीजी लिमिटेड के हाथ में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी जी। ठीक है, और एग्जाम्पल दो हो गए जी। एक एग्जाम्पल हमने यहां कर लिया। अब अगर आप ये एग्जाम्पल करके आ जाओगे तो डिविडेंड का पूरा कंप्लीट लो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लो फाइनली अब जाके मैं ये तसल्ली से बोल सकता हूँ, दिल से सेटिस्फेक्शन से बोल सकता हूँ, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है कि आपको डिविडेंड का लो समझ में आ गया होगा। और अगर ये दो एग्जाम्पल आपने सही कर दिए फिर तो आपने कमाल ही कर दिया। और मैं उम्मीद करूंगा मेरी 100% फैमिली, 99 भी नहीं, 100% फैमिली के बच्चे इसका सही आंसर देंगे। अगर लो उन्होंने ध्यान से सुना है, देखो पूरी क्लास जो बच्चा ध्यान सुनता है ना, मुझे पूरा विश्वास है उसको मैंने बहुत बढ़िया समझ में आती है। जो बीच में ही छोड़ के भाग जाएगा उसकी मैं क्या करूं सर? उससे बैठा नहीं जाता ना, उसको लगता है यार चलो यार भागो यार, अपना शॉर्टकट देख लेंगे बाद में जो भी होगा, इतनी डिटेल में नहीं हम कर सकते। तो सर अगर डिटेल में समझोगे नहीं तो एग्जाम में फिर दिक्कत आएगी। और भाई तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितना आसानी से समझा पाऊँ उतना आसानी से समझाऊंगा आपको। ठीक है जी। लो जी, ये हो गया जी। अब ये दो क्वेश्चन हैं, ये दो क्वेश्चन आपने उतार लिए, पोस्ट करके लिख लेना। आओ जी अब फटाफट से ना, अब फटाफट से। अब ये सेकंड अमेंडमेंट जो है ये हो गया जी, नोटिंग ये सारी आपने कर ली है। और ये सेक्शन अब सारे खत्म हो चुके हैं। ये देखो मैंने क्रॉस, ये क्रॉस मारा हुआ है, ये क्रॉस मारा हुआ है, खत्म। ये डायग्राम आपने बना लिया जी। ये डायग्राम आपने बना लिया कि अब डिविडेंड की इनकम शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगी, इसके हाथ में नहीं होगी, टीडीएस वो काटेंगे, वो सारी बातें आपको मैंने बता दी। अब यहाँ पे आ जाओ जी, 56 to 10 बिल्कुल छोटा सा ये अमेंडमेंट है। और अमेंडमेंट क्या सर, ये अमेंडमेंट पहले भी हम 2 बार कर चुके हैं। एक बार फटाफट से बताओ, गिफ्ट के लॉ में ना, गिफ्ट के लॉ में आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला एक पॉइंट किया था, याद आ रहा है कुछ आपको? इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला एक पॉइंट किया था, जहां पर मैंने कहा था कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो सारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू गिफ्ट मतलब लेने वाले के हाथ में अदर सोर्स की इनकम बन जाती है। याद आ रहा है कुछ आपको? सर वहां चेंज आया, आंसर इज नो। फिर एक सेकंड केस आपने किया था कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एडिक्वेट कंसीडरेशन में रिसीव की गई है, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी इन एडिक्वेट कंसीडरेशन में रिसीव की गई है, उस केस में अदर सोर्स का लो तब लगता है रिसीवर के हाथ में अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। एक बार नोट्स आपने खोल लेना जी, ऐसे मत देखो मुझे कह रहा मैं विवेक को मार दूंगा, नहीं याद कुछ आ नहीं रहा, मैं नालायक नोट्स खोल दो यार। ये सारी बातें अपने अदर सोर्स में की होंगी यार, अभी तो मैंने नई अमेंडमेंट कराई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, याद करो आपने किया होगा। आपने ये किया होगा इमूवेबल वाले केस में कि हम अदर सोर्स की इनकम तब टैक्सेबल करते हैं, एक तो जो डिफरेंस है वो 50,000 से ज्यादा हो और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 105% से ज्यादा हो। एक बार देख लो जी, मैंने दो कंडीशन बोली थी कि इमूवेबल वाले केस में सिर्फ तभी इनकम टैक्सेबल होगी अगर डिफरेंस 50,000 से ऊपर है एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है। सर चेंज कहां आया? आप समझ चुके होंगे, 105% की जगह 110% हो चुका है। बस 105% की जगह 110% हो चुका है सर, जो आपने
चेंज किया 43 CA PGP के अंदर, जो चेंज किया 50 C के अंदर, वही सिमिलर चेंज 56 210 के अंदर आया है। देखो जी यहाँ पे द अमाउंट इक्वल टू 5% था, अब यहाँ पे 10% है। देखो लिखा है ना, सेम अमेंडमेंट 43 CA सेम 50 C में। तो मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि जहां आपने 5% की लिमिट देखी थी ना, अब वो 10% की लिमिट देखनी है। अब वो 10% की लिमिट देखनी है। हाँ, डिफरेंस 50,000 से ऊपर तो होना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो स्टैंप ड्यूटी है वो भी 110% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैं घर से 1 2 3 4 5 केस लिखवाया, 5 केस मेरे सामने हैं, 5 केस मेरे सामने हैं। 5 में से मैं एक केस कराऊंगा, 5 में से मैं एक केस कराऊंगा, सिर्फ एक केस कराऊंगा जी। ठीक है, 5 में से सिर्फ मैं एक केस कराऊंगा, बाकी 4 केस आपने घर से खुद करके आने हैं। ठीक है जी। सर आप कौन सा केस कराओगे? मैं ऐसा करता हूँ, मैं केस कराता हूँ ताकि आपको घर से करने में भी आसानी हो जाए। मैं केस करवाता हूँ जी आपका ये वाला केस करवाता हूँ। एग्जाम्पल 2 का केस नंबर 2, ध्यान से देखना जी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक घर बेचा 30 लाख का। बहुत ध्यान से देखना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को घर बेचा 30 लाख का, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 35 लाख है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। पहली बात, क्या मिस्टर ए के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा? सर सोच समझ के बोलो ना, क्या मिस्टर ए के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा नहीं लगेगा? आंसर इज यस लगेगा, आंसर इज यस लगेगा। हाउस इज ए कैपिटल एसेट और सेल इज ए ट्रांसफर, कैपिटल गेन लगेगा। अब यहां पे सेल प्राइस क्या बनेगा? पूरी क्लास बोलते रही, सेल प्राइस क्या बनेगा? याद करो, 50C लगेगा, 50C। 50C ये बात कहता है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही सेल प्राइस बन जाएगा। 50C ये बात कहता है, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही सेल प्राइस बन जाएगा। बस ये बात ध्यान देना। तो अगर मैं इसका 110% निकालता हूं तो कितना आ गया जी? 33 लाख आ गया। 30 लाख का 110% कितना बन गया? 33 लाख बन गया। ये कितनी है? 35 लाख। तो 110% से ज्यादा है, 110% से ज्यादा है तो सेल प्राइस कितना बन गया जी? 35 लाख। ये 35 लाख बन गया जी। अच्छा, कोस्ट मैंने दी है 20 लाख, ये मान लो आई कोआ है। एज्यूम कर लो ये मैंने आई कोआ निकाल के दी हुई है, आपने घर से भी एज्यूम यही करना है, आपने घर से भी सेम एज्यूम करना है। आई कोआ निकालने मत बैठ जाना, मैंने कोई डेट यहाँ पे नहीं दी हुई। मान लो यही मेरी आई कोआ है, तो इसकी कोस्ट बन जाएगी 20 लाख। ठीक है, तो 15 लाख रुपए कैपिटल गेन आ गया जी। ये तो कैपिटल गेन वाला काम खत्म हो गया। अभी मैं अदर सोर्स पे आया नहीं, क्योंकि अदर सोर्स किसके हाथ में लगता है? रिसीवर के हाथ में, सेलर के हाथ में नहीं लगता। अभी तो हमने बात किया कैपिटल गेन की, तो 50C में जो अमेंडमेंट कराई थी उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया। अब बात करो अदर सोर्स की। अब मैं मिस्टर बी के हाथ में आ गया। मिस्टर बी के हाथ में गवर्नमेंट कहती है अदर सोर्स तब लगेगा अगर सेल प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है। अगर सेल प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है एंड स्टैम्प ड्यूटी 110% से ज्यादा है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी? 30 लाख और 35 लाख, डिफरेंस कितना है? 5 लाख। 5 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी 110% से ज्यादा भी है, इसलिए मिस्टर बी के हाथ में ये 5 लाख रुपए अदर सोर्स की इनकम बन जाएगी जी। ये इनकम बन जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, वही सेम क्वेश्चन जो पहले करते थे, फर्क इतना है कि जहां 105% आप देखते थे वहां 110% आपको देखना है। ठीक है, तो उसके हाथ में कैपिटल गेन हो गया, इसके हाथ में अदर सोर्स की इनकम हो गया जी। ठीक है, अब यहां ध्यान रखना जी, एग्जाम्पल 1 के दोनों पार्ट में मैंने डीएलएफ दिया हुआ है। डीएलएफ का मतलब क्या होता है? उसके हाथ में ये बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है, और अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो गलती से ना 50C मत लगा देना, यहाँ पे 43CA लगाना। लो सेम ही है, लो सेम है, बट सेक्शन गलत मत कोट कर देना। तो एग्जाम्पल 1 में दोनों में डीएलएफ है, तो उसके हाथ में प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, तो सेलर के हाथ में 43CA लगेगा। एग्जाम्पल 2 में दोनों केस में हाउस हाउस बेचा है, मैं मान रहा हूं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, तो 50C लगेगा। बट इन चारों केस में जिसके हाथ में प्रॉपर्टी आएगी उसके हाथ में 56 2 10 ही लगेगा। ये बात ध्यान देना। ठीक है, उसके हाथ में 56 2 10 लगेगा। मतलब इन चारों के हाथ में हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रॉपर्टी ये जो होल्ड करेंगे एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड करेंगे, स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड नहीं करेंगे। तो लेने वाले के हाथ में 56 2 10 लगा के आना, देने वाले के हाथ में ऊपर वाले दोनों केस में 43CA लगाना, नीचे वाले दोनों केस में 50C लगाना। और जो एग्जाम्पल 3 मैंने दिया है
तो ये तो डीएलएफ है, यहां लगेगा 43 CA। उसने बेची ए को, ठीक है, ए ने बेची बी को, ए, बट ए बिल्डर नहीं है, इसके हाथ में 50C लगाना है। तो देखो मैंने पूरा क्वेश्चन मिक्स कर दिया जी, मतलब वहां 43 CA, और जब ए बी को आगे बेचेगा तो 50C लगेगा। हम ये एज्यूम करेंगे ए ने प्रॉपर्टी होल्ड की है एज ए इन्वेस्टमेंट, एज ए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब अपने घर से ना ये चारों पांचों क्वेश्चन दोबारा चाहे करके आना। नेक्स्ट क्लास में आते ही पहले हम ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, ताकि मैं चेक करूंगा किस किस के गलत है, किस किस के सही है। और अगर सारे सही हो गए ना यार, वाकई पहले ही मैं उन बच्चों को हेड्स ऑफ कर दूं जी। अगर सारे सही हो गए आपके, कमाल कर दिया जी, मेरी मेहनत आपने सफल कर दी जो अमेंडमेंट मैंने कराई है। अगर एक आधा भी गलत है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये लगा लो ये पांच हैं, पांच में से चार गलत हैं, बच्चा कह रहा है एक तो आपने कराई दिया, हाँ तो कई ऐसे होंगे जो चारों गलत करके आएंगे, वो तो फिर काम खत्म हो गया उनका जी। फिर वो अमेंडमेंट क्लास दोबारा से देखें, फिर क्वेश्चन करें जी, या पुराना लो दोबारा से रिवाइज करें फिर क्वेश्चन करें। तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार पुराना लो रिवाइज कर लेना जी। वहां चेंज सिर्फ ये है 110%, बाकी सब पुराना लो है। बट डिविडेंड में पुराना लो मत पढ़ना, क्योंकि पुराना लो खत्म हो चुका है। नया लो पढ़ना, जो नोट्स हैं उसको पढ़ के फिर क्वेश्चन सोल्व करना डिविडेंड के, ठीक है जी। तो लो जी, अब जाके अच्छा एक बात और ध्यान देना जी। बच्चा कह रहा है सर वो आपने कहा था कुछ केस में 20% की लिमिट चेक करते हैं। यस, 20% की लिमिट ना परमानेंट नहीं है। ये है देखो जी, पहली बात तो वो लिमिट जो है सिर्फ 43 CA के अंदर है, 50C के अंदर नहीं है। ये बेनिफिट उनको दिया था बिल्डर्स को, क्योंकि कोरोना के चक्कर में प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी। आप सब जानते हो कोविड में प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, बिल्डर बहुत तंग हो गए थे। बिल्डर ने बोला गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी की रेट काफी कम हो गई है, और अगर प्रॉपर्टी की रेट कम है तो हम कम प्राइस पर बेच रहे हैं, और तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा है, तो वो तो 10% का जो वेरिएशन है वो तो नॉर्मल कवर कर जाएगी, और मेरी फिर स्टैम्प ड्यूटी सेल प्राइस बन जाएगी, तो प्लीज आप कंसीडर करो। समझ लो बिल्डर गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट से बिल्डर ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मार्केट डाउन है, प्रॉपर्टी बहुत कम प्राइस पर बिक रही है, बट तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी ज्यादा है, क्योंकि सर्कल रेट तो वही होंगे ना। अब अगर हम कम प्राइस पर बेचेंगे, तुम्हारी स्टैम्प ड्यूटी 110% से ज्यादा है, तो स्टैम्प ड्यूटी सेल प्राइस लेना होगा, हमारे ऊपर हार्डशिप हो जाएगी। और आप जानते हो कोरोना का चक्कर है, प्रॉपर्टी पहले ही नहीं बिक रही, और जो थोड़ी बहुत बिक्री है उस पर भी अगर आप ये 43 CA लगा दोगे, हमें नुकसान है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला टेंशन मत लो, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है उसको एक बार निकालो, क्योंकि इकोनॉमी तभी उठेगी ना जब प्रॉपर्टी निकालोगे। हम तुम्हारे केस में 10% की बजाय 20% की लिमिट कर देंगे, बट कब? पहली बात, उसकी वैल्यू 2 करोड़ तक होनी चाहिए, मतलब घर 2 करोड़ तक का हो, और घर जो तुमने बेचा हो 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में बेचा हो। इवन आज भी घर जो बिल्डर बेच रहे हैं वो 20% की लिमिट चेक करेंगे, कब? अगर घर की वैल्यू 2 करोड़ तक है। अगर आप 2 करोड़ तक घर लेते हो बिल्डर से, तो उस केस में 20% का केस चेक होगा, क्योंकि अभी मार्च है, ये लिमिट 30 जून तक एप्लीकेबल होगी, उसके बाद फिर 10% ही हो जाएगी। तो सर हमारे एग्जाम में क्या ये क्वेश्चन बन सकता है? चांसेस बहुत कम है सर, बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। बट फिर भी एग्जामिनर अगर दिमाग उसका हो गया ना कि हाँ भाई बच्चों से पूछूंगा, तो बस ये ध्यान रखना 12 नवंबर 20 से लेके 30 जून 21 तक अगर प्रॉपर्टी बेचते हैं और वैल्यू 2 करोड़ तक है, तो उसमें 10% की बजाय 20% चेक करना बस। बट ये अमेंडमेंट मैं दोबारा बोल रहा हूँ सिर्फ बिल्डर के हाथ में, जिनके हाथ में प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है। अगर मेरे हाथ में प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, मैं कभी भी बेचूं, चाहे कोरोना हो चाहे नॉन कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, हर केस में 10% की लिमिट है। तो 50C में हर केस में 10% की लिमिट है, 43 CA में लिमिट 10% है, 20% हो चुकी है, हर केस में नहीं। 12 नवंबर से पहले बेचोगे, चाहे प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी हो, 10% की लिमिट है। 12 नवंबर से 30 जून के बीच में बेचोगे, अगर प्रॉपर्टी 2 करोड़ से ऊपर है तो भी 10% है। अगर इसके बीच में बेच रहे हो, प्रॉपर्टी 2 करोड़ तक है, फिर लिमिट आपकी 20% है, ठीक है। और जब 20% 43 CA में है, तो सेम जब लेने वाला होगा तो उसके हाथ में भी हम 10 की जगह 20% ही काउंट करेंगे गिफ्ट के लो के अंदर, ठीक है जी। तो ये अमेंडमेंट आपके सामने है जी, देखो मैंने लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है? इन ऑर्डर टू बूस्ट डिमांड इन द रियल एस्टेट, मतलब रियल एस्टेट की डिमांड को बूस्ट करने के लिए, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी बेचें, इकोनॉमी उठे, इसलिए गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए लिमिट 10% से 20% कर चुकी है। बट जो मैंने घर से होमवर्क दिया है उसमें डेट मैंने एक्सप्लेन नहीं की, तो हर क्वेश्चन में 10% की लिमिट लगा के आना। क्यों? क्योंकि वहां 2 करोड़ तक है। बच्चा कहेगा 20% बताया है नहीं, कौन सा लगाना है? तो मैं कह रहा हूं आपको 10% लगा के आनी है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन में डेट स्पेसिफाई नहीं होगी, हर केस में 10%। और अगर वहां डेट बोलता इसके बीच की, फिर 20% आपको चेक करना पड़ता।
तो उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बट ये 10% से लेके 20% तक, पहली बात हर केस में नहीं है, इस डेट के बीच में है, और सिर्फ 43 CA एंड 56 टू 10 के लिए है, 50 C वाले केस में नहीं है। ठीक है जी। लो जी, तो अब जाके जी अमेंडमेंट हमारी ये खत्म हो चुकी है। तो बस ये क्वेश्चन एक तो आपने करके आने हैं, डिविडेंड वाले 2 क्वेश्चन, और फिर जो मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं ये आपने करके आने हैं। मतलब सेलर के हाथ में कैपिटल गेन और पीजीपी लगा के आना, और रिसीवर के हाथ में गिफ्ट के लो में कितनी टैक्सेबिलिटी होगी वो मुझे बताना चाहिए। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ोगे। ठीक है, और बस थैंक यू सो मच। और बाकी ये जितने नोट्स मैंने बनवाए हैं करक्स, वो जरूर बनवा लेना, और कमेंट बॉक्स में लिख के जाना समझ में आई या नहीं आई। अब बताना अदर हाउस में अमेंडमेंट थी या नहीं थी, झूठ मत बोलना, अमेंडमेंट थी या नहीं थी। बच्चा कह रहा सर कमाल कर दिया आज आपने, मतलब वाकई ना लो पढ़ने का मजा आता है ना मजा, बस मजा आना चाहिए। ठीक है, अगर आप खुश हो तो मैं बहुत खुश हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो मुझे दिक्कत होती है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और लाइक करके जाना। ठीक है, और सब बच्चों के साथ शेयर कर देना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। आप खुद देख लो सर, इतने मेजर चेंजेस हैं, इसके बिना पेपर कैसे बन जाएगा मुझे तो नहीं पता। मैं तो नहीं बना, अगर मैं बनाता तो मैं नहीं बना सकता था, बात खत्म। ठीक है जी, चलो जी फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास, अमेंडमेंट क्लास नंबर 9, जिसमें क्वेश्चंस करेंगे, और देन फिर हम अगला चैप्टर जो होगा डिडक्शन या टीडीएस या कोई और चैप्टर देखेंगे, उसके अमेंडमेंट करेंगे। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच जी, बाय बाय। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उनका नाम रोशन करो, उन्हें प्राउड फील कराओ, और टारगेट लेके चलो कि जून में एग्जाम निकालने हैं। ठीक है, बाय बाय, लव यू सो मच जी, बाय बाय जी।